अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एक नए दिन का आगाज़ है, एक नई सुबह है और बदलता हुआ मौसम जो है वो एक बहुत खुशनुमा तब्दीली लेके आ रहा है। बिलाशुबा सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है, खुनकी भी मौजूद है, लेकिन निकलती हुई सूरज की किरणें जो हैं वो इस मौसम की खुशनुमा तब्दीली को वो महसूस करें तो बड़ी अच्छी लगती है। ये नहीं है कि मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है, लेकिन बिलाशुबा ये निकलती हुई सूरज की किरणों से मुझे एक चीज़ याद आई कि एक किरण जो है वो ऐसे ही है जैसे हमने भी दिन के अंदर एक बार दोबारा आँख खोली है। और ये सच्ची बात भी है, अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया है कि अपनी गलतियों को, कोताहियों को, या गलती कोताही नहीं हुई तो कुछ कल छोड़ आए हैं तो उसे आज वहीं से शुरू करें और इख्तिताम को पहुँचें, ताकि अपने अधूरे काम ना छोड़ें। और ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर आप तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप कामयाब लोगों के अंदर शुमार किए जाएं, तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर लेके जाएं कि आपने जो अपना काम शुरू किया है उसे छोड़ना है। आपने कभी किसी मज़दूर को देखा है? बिलाशुबा वो अनपढ़ होता है, या मिस्त्री देखें तो वो अपने बनने वाले जो घर है उसके तसलसल को तोड़ता नहीं है, उसे लेके चलता है, तकमील करता है, चाल मुकम्मल करता है। तो मेरे ख्याल में इसी बात से आगे चलेंगे कि अपनी चीज़ों को मुकम्मल करें। अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी रवाबित हैं, कहीं हल्की सी उसके अंदर दरार भी आ गई है तो उसे फिलअप करें ताकि उसे मजबूती के साथ इन धागों को आगे लेके चला जाए। प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जो है वो फैसलाबाद के मौसम की बात करते हैं, तो टुडेज़ वेदर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आगाज़ में कहा कि शहर फैसलाबाद में मौसम बदस्तूर जो है वो सर्द है, खुनकी मौजूद है, लेकिन 2 से 3 रोज़ कबल से जो सूरज निकल रहा है उसकी बिना के ऊपर कुछ दर्जा हरारत जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कम से कम दर्जा हरारत आज 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक महकमा मौसमियात के मुताबिक जाने का इम्कान है। अब ये 20 वाला हिस्सा आप देखें तो गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल चले जाएँ जब खुनकी थी, धुंध थी और साथ हवाएँ चल रही थी, अभी भी हवाएँ चल रही हैं, तो मौसम जो है वो 17 और 16 के दरमियान जो है फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा ये दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में हम तो दुआ यही करेंगे 1-1.5 माह और ज़रा अच्छा गुजर जाए, क्योंकि ये मौसम जो है सरमा का, ये हमारे पास यही स्पेल होता है। जब ये गुजर जाएगा तो फिर गर्मी की शिद्दत और फिर बढ़ता हुआ मौसम, और फिर आगे रमज़ान मुबारक आ रहे हैं तो हम तो चाहेंगे फ्यूज़ बरक़ात जो हैं वो अच्छे और ठंडे मौसम के अंदर इंजॉय कर लिए जाएँ। तो मेरे ख्याल में मौसम के हवाले से जो अपडेट्स थी वो आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन ये देखें हवाएं अभी भी चल रही हैं, बच्चों को ढांप के रखना है, ये बिल्कुल आपने कोताही नहीं करनी कि धूप निकल आई है तो हम अपने आप को उस जो चीज़ है, अपने सर्टन पार्ट जैसे गर्दन होती है, बैकबोन होती है, इन चीज़ों को आप जैसे पाँव होते हैं इनको कवर करना छोड़ दें और हम अपने आप को सर्दी लगवा लें। ख़ासतौर पर जो हमारे बच्चे हैं जो हमसे कई गुना ज़्यादा मौसम के अतबार से सेंसिटिव होते हैं। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं और हम सबसे पहले हिस्से के अंदर एक मौजू रखते हैं जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, और वो मौजू होता है शहर फैसलाबाद के बासियों से जुड़ा हुआ। अब देखें कि ये शहर कारोबारी अफराद का शहर है, ताजरों का शहर है, मज़दूरों का शहर है। हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। जब रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना है तो तालीम एक सबसे अहम जुज़ है जिसको अपनाना ज़रूरी है। ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए ये नहीं है कि आपने मखसूस अपने शहर के अंदर या अपने इर्द गिर्द कोई नज़दीकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जाना है, बल्कि आप बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं और फिर वहाँ जाके आप ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हैं। वो तालीम हासिल करने के बाद अपने मुल्क वापस आते हैं और उस एक्सपर्टिस को आप स्पेंड करते हैं और पाकिस्तान के लिए एक सूदमंद और काबिल तारीफ़ बनते हैं। अगर बाहर भी हैं तो आप रेमिटेंस की शक्ल के अंदर पाकिस्तान के लिए एक कलीदी और काबिल एतबार और तारीफ़ अपना किरदार अदा करते हैं। तो आज प्रोग्राम के अंदर मौजू भी ये है कि पाकिस्तान से जो तालिब इल्म बाहर ज़ेवर तालीम के लिए जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक सेगमेंट है। जो स्टूडेंट्स जाते हैं उन्होंने फिर एजेंट्स के पास जाना होता है, ट्रैवल ये जो ख़ास तौर पे हमारे स्टडी कंसल्टेंट्स जिनको हम एक आम फ़हम और सादा ज़ुबान के अंदर कहते हैं, वो फिर उनको गाइड करते हैं, प्रॉपर वेटेज देते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कबाहतें भी आ चुकी, बहुत सारे शराइत ममालिक ने लगा दी, उसको भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवा दूँ। मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, स्टडी कंसल्टेंट हैं और आइल्स ट्रेनर हैं। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर वक्त। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं मरियम रज़ा, हमारी फ़ीमेल रिपोर्टर हैं और हमेशा बड़े अच्छे और यूनिक पॉइंट्स को लेके माशरे की इस्लाह के लिए और बेहतरी के लिए जो अपना किरदार अदा करती। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। मैं आरिफ साहब आपसे आगाज़ करूँगा कि बहुत सारे ममालिक
बल्कि हमारे तो एक ही हम कायदे मोहम्मद अली जना से कहते हैं इंग्लिस्तान पर अगली तालीम के लिए मज़ीद तालीम हासिल कर इंग्लिस्तान का सफ़र किया। हमें भी दीन ने कहा इल्म हासिल करो ख़्वा तुम्हें चीन जाना पड़े। ये नहीं है कि आपने चीन जाना, लेकिन इसका अंदाज़ा ये था कि आप अपनी उस कंफर्टेबल जोन से निकलें और निकल के कुछ बेहतर तालीम के लिए आगे जाएं ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें। और ये तालीम नहीं है, सिर्फ तरबियत नहीं है, ये बल्कि एक्सप्लोर है। आप दुनिया के नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन को जानते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या समझते हैं, कवानीन बहुत सख्त हो रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने जो किया कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे वर्कर्स जो जाते हैं, बहुत सारी लूप होल्स के साथ पाकिस्तान के लिए फिर बदनामी का बाइस भी बनते हैं। तो वहाँ उन्होंने एक वो पंजाबी का छानना लगा दिया कि इन चीज़ों को ज़रा बेहतर रिफाइन अंदाज में करें। क्या मुश्किलात हैं और कितना गैप है और कितनी आगे फैसिलिटेशन हमारे पास मौजूद है इन तालिब इल्मों के लिए जिनके लिए ये लगता है कि हैं बाहर पढ़ना बहुत मुश्किल है? थैंक यू वेरी मच सर बिलाल साहब। अच्छे चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपका सवाल स्पेसिफिकली यूके के हवाले से, स्टडी अब्रॉड के हवाले से, नो डाउट कि एक बहुत अच्छी प्लेस है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए जा रहे होते हैं। उनका जब हम स्टडी को, एजुकेशन को कंपेयर करते हैं हमारे डेवलपिंग कंट्री के साथ, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता है। और ज़ाहिर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो हमें उसको ग्रिप पे लेनी है। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हमारे स्टूडेंट्स जाएं वहाँ से हायर एजुकेशन लें और आकर हमें सर्व करें यहाँ पर। अब जो आपका सवाल था कि इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, नो डाउट कि 2026 में एक्चुअली चेंजेस तो नहीं आई हैं, वो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और उसके पीछे बहुत सारी वेरियस रीजंस हैं। जो पिछले 2 सालों में स्पेशली जो माल प्रैक्टिसेस हुई हैं हमारे सोसाइटी में, उन वजूहात को लेकर जब वो वहाँ पर डायग्नोज हुई हैं, डिटेक्ट की गई हैं उनके होम ऑफिस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, कि हम लोग एक्चुअली उस वीज़ा को मिसयूज़ कर रहे थे जो कि ग्रांट किया गया था आपको स्टडी पर्पस के लिए। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ हमारा कंट्री नहीं और भी इसमें कंट्रीज शामिल हैं, मोस्टली एशियन, जी बिल्कुल उसमें, तो उन्होंने उनको एक लिस्ट में डाल दिया और उनके लिए कुछ रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया। चीज़ें वही हैं अभी एजुकेशन का, यानी कि आपका एडमिशन प्रोसेस है, फाइनेंस है, आपके दूसरे जो प्रोटोकॉल्स हैं वही तकरीबन आप सेम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और उसकी जो रीजंस हैं वो हम खुद हैं, हम किसी और को ब्लेम नहीं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि मैं खुद वहाँ विटनेस किया कि जब कोविड था, मैं अभी वहाँ बहुत बुरे तरीके से होल्ड हुआ था, तो मैंने उन चीज़ों को बड़ा बगौर जायज़ा लिया हुआ है कि उन्होंने मौका दिया स्टूडेंट्स को कि आप आइल्स के बगैर आ जाएं, आप किसी भी टेस्ट के बगैर आएँ, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत क्रंच के अंदर थे। तो उन्होंने भी अपना फाइनेंशियल क्रंच कवर अप करने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ओपन अपॉर्चुनिटीज दी और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के। लेकिन वहाँ जाके स्टूडेंट्स ने 6-6 महीने लगाए और फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी और ख़ास तौर पर लेबर गवर्नमेंट से ये तवक्का बहुत मुश्किल थी कि सख्त करेंगे, ये कंजर्वेटिव से ज़्यादा सख्ती कर गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कोविड की एग्जांपल दी। कोविड के अंदर देखें जो आइल्स से मुझे याद है कि अप्रैल के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स गए थे लाहौर में इस सेंटर में एग्ज़ाम देने, उनको वापस भेज दिया गया था कि वो बैन कर दिया गया था, यानी टेम्परेली स्टॉप कर दिया गया। और सितंबर में जाकर आई थिंक 26 था शायद, तो वो उसको रिज्यूम किया गया था एग्ज़ाम्स को। फिर प्रोटोकॉल भी टाइट थे और बीच में कुछ और दूसरे टेस्ट थे जो कि ऑनलाइन टेस्ट थे, जैसे कि डुओलिंगो है वगैरह, उनको उन्होंने स्पेस दी थी और ये टेस्ट चले और उस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए और लोगों ने मिसयूज़ भी किया और यूज़ भी किया। ठीक है, कुछ ने जायज़ और कुछ ने नाजायज़। तो ये चीज़ें, बात है कि कुछ चीज़ें आती हैं, हम उनको जब मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली फिर पूरी नेशन के लिए भी एक धब्बा होता है, वो एक हमारे जिसे हम कहते हैं क्लिंक का धब्बा आ जाता है हमारे फेस के ऊपर और हम दूसरों के लिए भी रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जिस तरीके से जब जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं ये हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही हैं, उन जेन्युइन स्टूडेंट्स का रास्ता ब्लॉक कर रही हैं जो कि वाकई जाना चाह रहे हैं स्टडी पर्पस के लिए, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं तो हो सकता है वो भी उस चीज़ से इफ़ेक्टेड हो रहे हों, उसका फिर इम्पैक्ट आता है पूरी नेशन के ऊपर। तो आपकी बात बजाय कि मैं बिल्कुल आपसे ये एग्री करता हूँ। मरियम, आप देखें ना कि मैं ये बहुत बार बात कर चुका हूँ, लोगों ने कहा जी ऑफलोड कर रहे हैं। मैं क्या, मैं आपको हल्फन ये बात बता सकता हूँ। मैं एयरपोर्ट पे जाता था, हमारे ASF वाले, FIA वाले, कस्टम्स वाले बहुत सारी चीज़ें हमारी इग्नोर कर देते हैं। ANF वाले, यार ठीक है हमारे लोग जा रहे हैं ना, एक सब डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई 2-3 डॉक्यूमेंट मिस भी है ना वो आपको इजाज़त देते थे। लेकिन वहाँ जब हमने फिर नजायज़ फ़ायदा उठाया तो अल्टीमेटली देखें ना, 1 साल के अंदर 25,000 जब मांगते, सिर्फ सऊदी अरब पकड़ के आपको दे रहा है और एक टर्नओवर में 50,000 क्रॉस कर चुके हैं, दुबई कर चुका है, मतलब UK, यूरोप आपको आपके डंकी वाले पकड़ा दे रहे हैं, ले लें ये कहाँ से आ रहे हैं।
तो अल्टीमेटली फिर क्या होना है? फिर यही होना है ना, जो सख्तियां हमारे पे, अब उन्होंने कहा जी एक डॉक्यूमेंट के अब एक फुल स्टॉप भी मिस हुआ तो आपको चेक एंड बैलेंस में डाला जाएगा। आप कैसे देखती हैं कि जहां मरियम नवाज साहिबा अब प्रवास कार्ड लेके आ रही हैं, वहां भी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है? मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के सिस्टम ज़्यादा रिफाइन होकर सामने आ रहा है, कबाहते नहीं है बल्कि ज़्यादा अच्छा होकर आ रहा है कि जो जाना चाहते हैं उनके लिए जायज़ तरीके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमने अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बात किया, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर चलना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी आवाम है, जहाँ भी हम ढील देते हैं किसी भी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम सी आजकल जैसे कि ट्रैफिक की हम बात करें, तो हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स के जो साइंस हैं वो बना दिए हैं। हमने अब ये भी करना शुरू कर दिया, जो हमारी मेन रोड्स हैं, कि जो भी ट्रैफिक होगी वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़ी होगी। लेकिन जहाँ पर हमारा जो ट्रैफिक वार्डन है ज़रा सा 2 कदम आगे होता है, तो हमारी आवाम भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आके खड़ी हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे वार्डन ने हमें थोड़ी सी ढील दे दी। उसी तरह से जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर भी यही होता है कि जैसे ही हमारी आवाम या हमारे FIA और दीगर जो वहाँ पे अफसरान मौजूद होते हैं, अगर एयरपोर्ट पे आपको थोड़ी सी ढील देते हैं, तो उसके बाद हमारी आवाम जो है वो चौड़ी हो जाती है, और वहाँ जाकर जब उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेकअप होती है और सारा कुछ होता है, तो उसके बाद वो जा कहते हैं जी हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारा ग्रीन पासपोर्ट देख के वो परेशान हो जाते हैं। वो परेशान नहीं होते, आप उनको परेशान करते हैं, क्योंकि आप रूल एंड रेगुलेशंस के ऊपर नहीं चलते। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि अगर एक रूल बना है, एक उन्होंने चीज़ आपको कही है, तो आपने वही लेकर जानी है। आप क्यों अगले बंदे को खुद पे सवाल उठाने की या किसी आपके रोकने के लिए क्यों वजह बन रहे हैं? आप सिर्फ वहाँ पर अकेले नहीं गए, आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि भिखारी पकड़े जाते हैं, गधागर पकड़े जा रहे हैं। अब वो गधागर जहाँ पहुँचते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अकेले वहाँ नहीं जा रहे। Exactly. तो हमारे ऊपर ये एक खुद सवालिया निशान आ जाता है कि अब हम जैसा बंदा, आप जैसा कोई बंदा जाता है जो पूरे डॉक्यूमेंट लेके भी जाएगा, तो वो आपको साइड में लाइन करके चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले 10 आए थे उनके डॉक्यूमेंटेशन में इशू थे। Indeed. हमारे लिए खुद अपने आप को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हम उनके ऊपर चले, ताकि अपनी जो तरक्की का सफ़र हम लोगों पे ब्लेम करते हैं कि नहीं हो सका पूरा, वो इसी तरह से होगा अगर आप खुद अपने लिए लॉयल होंगे, खुद अपने आप के लिए बारे में सोचेंगे। अच्छा आरिफ साहब, एक चीज़ आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस फील्ड के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लोगों को हाफ गाइड किया। जब वो स्टूडेंट वहाँ पहुँचे, उन्हें भी पता ये चलता जाके कि अच्छा अभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देना बाकी है, और अभी यहाँ जो रिहाइश लेनी है उसके अलहदा चार्जेस हैं, यहाँ काम करने के लिए कम मौके इतने आज मौजूद नहीं है। तो ये वो चीज़ें थी जो बहुत सारे सवालात जन्म देती। मैं इस पर गुफ्तगू का जारी रहेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गाइड नहीं किया जाता। क्या एजेंट्स के भी कोई लाइसेंस मौजूद है? इनको भी लाइसेंस इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं कि आया अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कोई क्रैकडाउन या कोई जो है वो हमें एक्शन नज़र आता है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आरिफ साहब, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे कि आया जो ये आप ख़ास तौर पर स्टडी कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स के भी कोई रूल एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, कोई ऐसे लाइसेंस इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जिसके हवाले से हम बात कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है, इसके पास जा जाए? क्योंकि देखें, मुझे ये लगता है, मैं इसे ज़रा ह्यूमरस अंदाज में कहता होता हूँ कि जैसे भूत सवार हो गया ना बाहर जाने का, उसने फिर बाहर जाना है, आप उससे सही इन्फॉर्मेशन देंगे ना, और उसके अंदर उसके लिए कोई मुश्किल हो, फिर वो उसके पास जाएगा जो कहेगा काम ही कोई नहीं, अभी भेज देता हूँ आपको। फिर वहाँ से वो रिफ्यूज़ल का भी सामना करता है, वो कोई गैर कानूनी तरीके भी अपनाता है, जो कि पूरे सिस्टम को फिर जो है वो सबोताज करके एक बुरा धब्बा जो आपने क्लंकर तिक्का है वो बन जाता है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। बिलाल साहब, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की इजाज़त दीजिएगा। इसके 2 पहलू हैं। मैं पहले आपका जो सवाल है वो कंसल्टेंट और जो इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं उनके हवाले से। कोई भी बिज़नेस हो उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, वो जो पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, तो आप एक बहुत बड़ी वायलेशन कर रहे हैं विद इन योर ऑन बिज़नेस, और अपनी कम्युनिटी के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे। जब हम कहते हैं कि एडवाइज़र, यानी पहला आपका एक वास्ता जो पड़ता है वो एडवाइज़र से होता है स्टूडेंट्स का। अगर वही ट्रेंड नहीं है, वो उसको प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर रहा है, तो फिर
एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। उसको गाइडेंस का जो आपका सवाल था, फिर जब हम यूज़ करते हैं वर्ड कंसल्टेंट, मींस वो एक्सपर्ट है स्टडी के अंदर, उसको गाइडलाइन भी पता है, उसको स्टडी पाथवे भी पता है, उसको करियर पाथवे भी पता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करियर पाथवे उसको बताए कि उसकी प्रीवियस स्टडीज़ क्या हैं, उसको आगे क्या चूज़ करना चाहिए, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी तमाम एडवाइस देना और गाइडलाइन देना। अनफॉर्चुनेटली सारे तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं कि वो सही गाइड नहीं करते। जब जिससे हम कहते हैं कि जो लोग कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिज़नेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब वो बीच में आ जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि पूरा बिज़नेस ही ख़राब हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है। वो गलत लोगों को रिक्रूट भी करते हैं और फिर गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, पॉलिसीज़, उसकी वजह से सारा सिस्टम ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। और यही पिछले 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से आप ये स्ट्रिक्टनेस देख रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, इनकी एफिलेशंस भी होती है बाहर के कुछ, जैसा यूके स्टडी ग्रुप हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके साथ इन कंसल्टेंट की जो ट्रेनिंग्स भी होती हैं, एफिलेशंस भी होती हैं और फिर इनकी रिव्यू। अब जो न्यू जो रूल्स आ रहे हैं जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात यह कि वो कुछ एक मैकेनिज़्म बनाने जा रहे हैं। उस मैकेनिज़्म के अंदर आपका जो कैश लेटर इशू होता है, जो कि फाइनल लेटर है जिसके बेस पर आपने वीज़ा आपने अप्लाई करना है, पहले उसके ऊपर एजेंट का नाम मेंशन नहीं होता था, अब वो कंपलसरी उसके ऊपर मेंशन होगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर वो कोई भी गलत हरकतें करता है, वो उस शख्स के कह लें कि खाते में जाएगी वो चीज़। अब अगर उसके रिफ्यूज़ होते हैं, उसकी रिप्यूट गिरना शुरू कर देगी। अगर वो मोर देन 5% उसके रिफ्यूजल आते हैं, ज़ाहिर है कोई रीजंस होंगे, वो गलत रिक्रूट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो शख्स क्या है, उसकी कंपनी है, वो बैन हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ उसको अपने एफिलिएशन से निकाल देंगे, वो अपने रजिस्ट्रेशन से, और होम ऑफिस भी शायद उसको बैन कर देगा। जो पहले अब प्रॉब्लम ये था कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, अब ये ऑटोमेटिकली एक चेक एंड बैलेंस वहाँ से आ गया है। अब एजेंट को और बिज़नेस जो होल्डर्स हैं उनको ये 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा रिक्रूट करने से पहले कि हम राइट पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं या नहीं। जब एक शख्स सोचता है कि वो राइट पर्सन को रिक्रूट नहीं करता और वो इन टर्म्स ऑफ मनी सोचता है, देखिए एक स्टूडेंट आपके सामने, आप उसको क्या सोच रहे हैं, जिस क्लाइंट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस सोच रहे हैं कि ये मेरा बिज़नेस है, आप उसको गाइड नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने बेनिफिट की तरफ जाते हैं। आप जो भी अनफेयर मीन्स यूज़ करेंगे, आपका पर्पज़ होगा कि इसको वीज़ा ग्रांट हो जाए, इसके बाद जो मर्ज़ी ये करते रहे, मुझे मेरा बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे मेरा हिस्सा मिले, ये बाद में दे। हालांकि ये बिल्कुल यहाँ पर देखें, ये बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ता है क्योंकि प्रोफेशन आप एजुकेशन से लिंक कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इस तरीके से लेंगे तो आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को फ्लॉप कर देंगे। Also, I might not be wrong, जी जी, कंसल्टेंट को या एडवाइज़र को ये पता होता है कि मैं आपके पास अगर एक स्टूडेंट के नाते आया हूँ तो आपको ये पता है कि मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ाई के पीछे मेरा कोई और मकसद है। सर कंसल्टेंट तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है कि एक एडवाइज़र को भी आफ्टर 10 मिनट्स की मीटिंग के बाद ये आइडिया हो जाता है कि इस शख्स के इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, उसके आप फाइनेंस को जब चेक करते हैं, उसके स्टडीज़ को चेक करते हैं, उससे जब आप बात करते हैं तो पता चल जाता है कि स्किप होने जा रहा है, इसका तो इरादा ही नहीं है। तो अब जो रूल्स बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी यही हमें कह रही हैं बाकायदा, जो उनके कंट्री हेड्स होते हैं कि प्लीज़ जेन्युइन स्टूडेंट्स को आप रिक्रूट करें, वरना अब तो प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ेगा। पीआर का चक्कर इतना लंबा कर दिया है कि अब वो 2 नंबर चक्कर वाला ख्वाहिश भी ना करे मैं जाके वहाँ कुछ करूँ। बिल्कुल ऐसे ही है उसके अंदर। अब यह है कि मुझे लगता है कि नए आने वाले रूल्स में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे वो जा पाएंगे और जो जेन्युइन नहीं होंगे उनकी छुट्टी हो जाएगी। और अच्छी बात है, अच्छे सही लोग जाएं, वो सही सर्व करें, हमारा नाम भी वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे कंट्री को वापस आके हमें सर्व भी करेंगे, हायर एजुकेशन के साथ भी आएंगे, उसका हमें बेनिफिट होगा अल्टीमेटली। और ये लॉज फिर हमारे लीनियंट भी होते जाएंगे, हमारी रिप्यूट बढ़ती जाएगी एज ए नेशन। ठीक है, हमारी रिप्यूट बढ़ेगी, एज ए पाकिस्तानी बढ़ेगी और हमारे स्टूडेंट्स को कदर की निगाह से देखा भी जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ के रिस्ट्रिक्शंस बहुत हो गई, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तकरीबन वही प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। फ़ाइनेंस का भी तकरीबन वही है हिसाब, एडमिशन्स के भी वही रूल्स हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको चूँकि स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई है, वीज़े को थोड़ा सा पहले अप्लाई करना चाहिए,
ये रिकमेंडेड भी उनकी तरफ से भी है और हमारी तरफ से भी है। एटलीस्ट 90 डेज़ पहले आप उसको अप्लाई करें। अब इसमें एक कबाहत आ जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स अभी तक भी उसको अवेयरनेस नहीं है, वो अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज जो है आपका, जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं, वो आपको इन एडवांस कंप्लीट करना है। अब एक शख्स अगर राब्ता हमसे कर रहा है आकर, जब उसका लेट्स सपोज मई में इनटेक में जाना है और वो हमसे अब आकर राब्ता करता है और सोचता है कि मैं जी मुझे 10 दिन में या 15 दिन में ये टेस्ट करा दिया जाए, तो वो कैसे कंप्लीट करेगा सर? ये बहुत बड़ी एक यहाँ पर प्रॉब्लम है और मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। इस वक्त जो लोग मेन टेक में जा रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं, वो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बीएस किया हुआ है, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं पर्सनली कुछ बच्चों से मिला हूँ, तो एट द एंड उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारे पास 15 डेज़ हैं, 12 डेज़ हैं। अब मुझे बताएं कि एक आपने टेस्ट करना है, उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एक ट्रेनर को आपको सिखाना है, एटलीस्ट आपको उसको 2 to 3 मंथ एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए चाहिए। एक लेवल आपने मेंटेन करना है जो कि B2 हाईएस्ट लेवल होता है। लाइक अगर पीटी की बात करें मोर देन 60% पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप आइल्स की बात करें तो 6.5। देखिए MOI भी एक्सेप्टेबल अभी भी है। अच्छा पिछले साल में मिसयूज़ बहुत हुआ है, उसकी वजह से जो अब कंसल्टेंट है जो रिलेक्टेंट है वो आपको ऑफ़र नहीं करना चाह रहा है। MOI का मसला क्या है? MOI इटसेल्फ गलत नहीं है, पहले भी मैंने ये बात की थी। MOI पे हुआ ये है कि आपको पता है कि हमारा जो स्टडी का मेयार है, आप एक बच्चा जो ग्रेजुएट करता है यहाँ पर, उसकी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं उस लेवल पर नहीं होती। अब आपके लेटर की बेस पर उस यूनिवर्सिटी ने तो कंसिडर कर लिया कि आप उस लेवल पर होंगे, बट एक्चुअली आप नहीं थे। अच्छा, जब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो क्या हुआ, जो 90% स्टूडेंट थे पिछले साल जो MOI के ऊपर थे, उन्होंने उनका कंपल्सरी इंटरव्यू शुरू कर दिया। जो इंटरव्यू में जाता गया और फिर पता चला कि वो तो दे वर अनेबल टू इवन स्पीक। यहाँ बहुत सारा अभी ये भी हो गया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, स्कूल्स ऑफ़र करना शुरू हो गए हैं कि लिंक्डइन डिग्री प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो वहाँ भी मैं, बल्कि मेरे एक बड़े फर्स्ट रिलेशन के साथ, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप तो लिंक्डइन डिग्री में, आपको तो 1 साल की डिग्री है, लेकिन प्रॉपर इंटरव्यू लिया उन्होंने। जी बिल्कुल, यही रीज़न था। अब उसमें मसला है कि जब वो इंटरव्यू को जब क्वालिफाई नहीं कर सके तो वो रिफ्यूजल शुरू हुई, और जब बहुत ज़्यादा एक लाइन लगी रिफ्यूजल की, तो फिर यूनिवर्सिटी ने जो कैश लेटर इश्यूज़ किए हुए थे उन्होंने उनको विड्रॉ कर लिया। ऐसा हुआ है, बहुत सारे यानी कि कैश लेटर इशू हो चुके थे सिर्फ इस वजह से कि उनको ख़तरा था कि ये जाएंगे इंटरव्यूज़ में और वहाँ से रिफ्यूज़ होंगे और हमारी फिर जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा जो है ना प्रॉब्लम आएगा उनके लिए, तो उन्होंने वो कैंसिल किया। अब उसी चीज़ को देखते हुए इस वक्त करंटली जो कंसल्टेंट है वो चाहता है कि एक बच्चा एक अच्छे इंग्लिश टेस्ट को पास करके आए। जब हम एक अच्छे टेस्ट को बात करते हैं, जो वैलिड टेस्ट हैं इस वक्त वो मेनली 2 ही कंसिडर किए जा रहे हैं, एक आइल्स है आपका और एक पीटी है, और उसका रेलिवेंट स्कोर आपको चाहिए। और इन दोनों टेस्ट को सर करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 to 3 मंथ रिक्वायर्ड हैं अगर आपने प्रॉपरली। यस, अगर आपके पास कोई पोटेंशियल है तो फिर ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अपने स्कूल, वो डायरेक्टली भी जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर शख्स, लेकिन जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी से, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उनको तो रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग। अब वो जो पिछला 2 साल का एक ट्रेंड बना हुआ है जो उनके जहन के अंदर है कि जी पहले असल में ये होता था कि कुछ कोर्सेज से लैंग्वेज सर्ट हैं, डोलिंगो है, ऑक्सफर्ड हैं, कुछ माल प्रैक्टिसेस यहाँ पर हो रही थी, टेस्ट वो भी जेन्युइन हैं, वो भी बॉडीज़ हैं, उनको मिसयूज़ किया गया यहाँ पर किसी तरीके से, और वो जेन्युइन टेस्ट नहीं हुए, लोगों ने कुछ उसमें गड़बड़ की है और उसके बेस पर वो चले भी गए। अब चूँकि वो कराने वाले भी कुछ इदारे ही थे ना, ज़ाहिर है, तो जब ऐसी चीज़ें हुई तो उनके जहन में, या उनके जो चले गए वो अभी भी कहते हैं जी वही करके आप फिर चले जाएं, वो सारी चीज़ें अब रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। अब बच्चा जब आता है वो सोच रहा था कि मैं 15 दिन में वो कर लूँगा, पैसे देकर, वो चार्जेबल चीज़ें होती थी, शायद फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ थी एक्चुअली, तो उसकी वजह से वो अभी तक माइंड सेट वही बना हुआ कि ऐसा होगा। अब स्टूडेंट्स परेशान हैं, उसकी इनटेक निकल रही है। ये जो टाइम है मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल का है, इसमें स्टूडेंट्स को भी कुछ लॉस होंगे जो अभी पिछली बातों को जहन में रखकर बैठे हुए, लेकिन एक चेंज आ रही है, ये चेंज पॉजिटिव है। इस फेज़ से हम निकलेंगे और अगला फेज़ एक पुरस्कून हो जाएगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल चीज़ें चलेंगी इंशाल्लाह। बात समझ गया मरीम, आप क्या समझती हैं कि चीज़ों को एक बार गेट कीपिंग हो जानी चाहिए, एक बार जाली लग जानी चाहिए, कि एक बार बिल्कुल वो फिल्टर हो जाए, फिल्टर लग जाए, फिल्टर लग के निकल आए, ताकि आप आरिफ साहब की बात से कितनी मुतफिक हैं कि ताकि जो इस पूरी फील्ड के अंदर ब्लैक शिप्स हैं वो बाहर निकल जाएं, अच्छे लोग रह जाएं, और फिर ताकि स्टूडेंट्स के साथ धोखा ना हो सके। इसमें सबसे जो अहम बात मुझे लगती है वो ये है कि हम
हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं कि हमें अच्छी मिले और हम उसके लिए बेहतर करें। वहाँ जाकर जिस तरह से हम ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उस जगह को स्किप कर देते हैं, वो एक गलत चीज़ है। देखिए, आपने यहाँ से पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, टाइम दिया है और लिया भी है फॉर ट्रेनिंग और द स्टडी और एवरीथिंग। उसके बाद वहाँ जाकर इस तरह से ड्रॉप आउट होना, आप अपनी भी इमेज ख़राब करते हैं और हमारे अपने मुल्क की भी, बेशक वो आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो। तो इससे बेहतर यही है कि वहाँ पर पहुँचकर अपने मुल्क की इमेज को ख़राब करना, उससे बेहतर है कि यहाँ से ही आप पूरे तरीके से अपने माइंड को क्लियर करके जाएं कि अगर वहाँ जाके काम करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और उसके साथ आपको जो आवर्स मिल रहे हैं काम करने के लिए आप ज़रूर करें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आरिफ साहब अभी इस बात को कह रहे थे कि पाकिस्तान आके आप सर्व करें। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ शायद उस तरह से हमें मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से हम वहाँ जाना अपने आप को प्रेफर भी करते हैं। मैं ये समझता हूँ जो वहाँ जाके इजीली पढ़ सकते हैं, वो जॉब भी नहीं करते, वो यहाँ आके सर्व नहीं करना चाहते। हाँ। जो वहाँ जाते बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके और वहाँ मेहनत करके कमाते हैं, वो वापस आना नहीं चाहते क्योंकि उनको वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। ये बड़े दोनों पर्सपेक्टिव डिफरेंट मौजूद हैं। देखिए, हमारे यहाँ से जाने का फैसला ही हमारे नौजवानों ने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं रही। अच्छा, उसके अंदर मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा भी ये है कि मैं तालीम की हद तक नहीं, मैं ये कहता हूँ मेहनत की हद तक ही है कि हम वहाँ जाके मेहनत को तरजीह देते हैं, उसी मेहनत को यहाँ तरजीह नहीं देते और समझते यहाँ मौके नहीं, मौके हैं लेकिन वो एड़ियाँ तो रगड़नी पड़नी है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। देखने वाले नाज़रीन के लिए बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू हो रही है कि आपको बैरून मुल्क तालीम के हसूल के लिए जाना है या आप बाहुनर तरीके से, मतलब आप जिस तालीम को अपनाते हुए बाहुनर होना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप उसे कैरी ऑन करके किसी अच्छे मुस्तक़बिल, रोशन मुस्तक़बिल की तरफ तयन करना चाहते हैं, तो ये बड़ा कैटेगरी है कि हम सीधे रास्ते का तयन करें। शॉर्टकट ग्लैमराइज हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, बट वो शॉर्टकट ही होते हैं, वो शॉर्ट टर्म होता है, फिर आप लॉन्ग टर्म कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। आरिफ साहब, आपकी तरफ के माजरत के साथ यहाँ बहुत सारी फ्लैक्सेस हम लगी देखते हैं कि इतने सौ पाउंड दें और आप यूके जाएं। वो तो ऐसे होता है, मैंने एक दो बल्कि लोगों से पूछा, मैं कहा ये जो पिक्चर है, मुझे ऐसे लगा कि मैंने ये जो 5500 पाउंड दिया और बस अगला पाउंड मेरा यूके में होना है, फैसलाबाद की सड़क पे नहीं होना। तो कितने पैसे लगते हैं, हकीकत क्या है और स्टेप्स क्या हैं ताकि लोगों को फाइनेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल सके? जी, थैंक यू जनाब। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो आपने फ्लेक्सेस की बात की, जब आप लिख कर लगाते हैं कि इतने 1000 पाउंड और आप यूके पहुँचे, तो ऐसा फीलिंग आती है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगेन वही बात आ जाती है, एजुकेशन को आप सेलिंग पॉइंट से मत देखें। ठीक है, जब आप ये वर्ड लिखेंगे तो आप असल में कोई और मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, जैसे आपने अभी फरमाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक राइट कंसल्टेंट इस किस्म की कोई बात करेगा। अच्छा, जब एक शख्स आता है वो अपने फाइनेंस मैनेज करके आता है, फाइनेंस वेरी मच इंपॉर्टेंट है आपके पास। आप एक स्टडी अब्रॉड के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस भी है, आपके लिविंग कॉस्ट भी है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं अलॉट। और ये नहीं कि अपने पहले साल में, बाद में भी आपने उसको मैनेज करना है। लेकिन जो स्टार्ट में आपके फाइनेंस देखे जाते हैं, जो आपके बैंक स्टेटमेंट के थ्रू होते हैं, वो आपके फर्स्ट एकेडमिक ईयर्स के होते हैं। उसमें क्या होता है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उसकी जो 1 ईयर की जो फ़ी है वो उसको इंक्लूड करते हैं, प्लस आपका जो 1 ईयर का जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो जो कि लंदन में कुछ और कैटेगरी होते हैं, आउटसाइड द लंदन वो कुछ और रूल्स के तहत उसको कर रहे होते हैं, और ईयरली वो फीस भी चेंज होती है। लाइक अभी करंटली 1500 समथिंग पर मंथ को वो काउंट करते हैं फॉर द 9 मंथ। ठीक है, उसको एक कैलकुलेट करते हैं, जो फीस आपने अदा कर दी गई होती है, लाइक लेट्स सपोज 1 सेमेस्टर आपने पे आउट कर दिया, वो माइनस हो जाती है। जो रिमेनिंग फ़ीस है वो बैलेंस आपको स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है। जो स्टेटमेंट होती है वो 28 डेज़ के लिए वो आपको डिपॉजिट उसके अंदर शो अप करना पड़ता है। कंसेक्टिव 28 डेज़ होते हैं, और वो पिछले जो 31 डेज़ होते हैं आप जिस वक्त अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले आपकी वो स्टेटमेंट आपकी उसकी एंडिंग डेट होनी चाहिए। ये भी एक रूल्स आते हैं। तो ये मैनेज करना, और स्टेटमेंट के ऊपर भी फिर प्रॉब्लम्स ये हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अगेन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर किसी से लोन लेकर अपनी स्टेटमेंट बनवा रहे हैं, डेट मीन्स आपके अपने फाइनेंस नहीं है, बाद में प्रॉब्लम है। आप उसको जो किसी नॉर्मल प्रैक्टिस है। और अगर आप समटाइम्स कुछ इन्वेस्टर्स के थ्रू भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स भी बनवाई जाती हैं, ये भी माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। अब इसमें जो शख्स ऐसा कर रहा है,
डेफिनेटली उसके पास तो फाइनेंस है नहीं। क्या आपको लगता है वहाँ जाकर वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेगा? वो तो बहुत एक्सपेंसिव। वो अपना सिर्फ शो अप करके फर्स्ट ईयर का वो वहाँ पर एक वे आउट, एक रूट ले रहा है वहाँ पर पहुँचने का। वो ना 1 ईयर को एक्सपेंस को पूरा कर पाएगा और ना ही अगर उसकी स्टडी अंडर ग्रेजुएट में। हम कह सकते हैं कि 8 घंटे काम करके आप 8.5-9 पाउंड दे रहे हैं, वो बाकी प्रोफेशनल को डिफरेंट 12-12.5 तक आप कभी भी नहीं पैसे पूरे कर सकते। फिर आपको अनफॉर्चुनेटली आपको अनलॉफुल एक्टिविटीज करना वो जो आपका सवाल था कि उनके इंटेंशंस यहीं पर पता चल गए। तो फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी, और यही चीज़ जो वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है ये फाइनेंस के ऊपर भी आई है। थोड़ा सा इसको भी कर दें कि पहले ऐसा होता था यूनिवर्सिटी में आप 3,000-4,000 आप इनिशियल डिपॉजिट पे करते थे, एवरीथिंग वाज फाइन, चले जाते थे। अब उन्होंने जो पिछले साल भी हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा किया, जब चल रहा था तो 4,000 उनकी पेमेंट हुई और सब कुछ इशू हो गया, और उन्होंने बाद में उसको इंक्रीज़ किया। उन्होंने कहा कि अब रूल्स चेंज हो रहे हैं, यू हैव टू पे 10,000 इनिशियल डिपॉजिट, जो नहीं कर सकते वो विड्रॉ कर लें, और बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ किया। अच्छा, ये एकदम से उन्होंने क्यों, मैंने एक सवाल भी किया था जो कंट्री हेड थे डिमांसफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उनसे भी ये मैंने सवाल किया था, भाई ऐसा आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा जी क्रेडिबिलिटी चेक के लिए। जो एक जेन्युइन स्टूडेंट है उसके पास तो एसेट्स मौजूद है ना, देखें वो पहले से अपने उसके पास सेविंग मौजूद है। अब वो सारी साल की इकट्ठी एडवांस दे देता है, पर सेमेस्टर देता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट, अगर इरादा है आप यूनिवर्सिटी मुझे डिमांड कर रही हैं कि जी पूरे साल की दे दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी पूरी जो साल की फीस है लेट्स सपोज वो 20,000 पाउंड्स है, मैं कहता हूँ जी ले लें, ठीक है। लेकिन अगर मैं जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे इंटेंशंस हैं, तो फिर मेरे इंटेंशंस क्योंकि कम से कम देकर मैं वो रूट लूँ, वहाँ पहुँचूँ, ताकि मैं अपनी कम से कम इन्वेस्टमेंट में वहाँ पहुँच सकूँ, फिर मैं देने के लिए रिलैक्टेड हूँ। आरिफ साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट ये भी है कि उनको बहुत बुरे तरीके से यूज़ किया जाता है वहाँ। जो जॉब्स देते हैं, अभी सितंबर में मैं वहाँ था तो हमारा बड़ा फेमस एरिया इल्फिल्ड लेन के ऊपर 3 से 4 रेस्टोरेंट्स के ऊपर रेड हुए, और बाकायदा फिर अंडर कवर्स ने जाके उन लोगों को पकड़ा, और वो ओवर टाइम जॉब कर रहे थे। और फिर जब यही कि वो कह रहे थे आपको इतना पे कौन कर रहा है, वो कह रहे हैं ये, उसको पता था ये स्टूडेंट है, ये एक्स्ट्रा आज काम कर रहा है, वो इसका फ़ायदा उठा रहा है, स्टूडेंट यहाँ पिस रहा है। फिर जी बिल्कुल ऐसे ही कि इसको हम कहते हैं वहाँ पर कैश इन हैंड जॉब, जो कि इलीगल जॉब तस्वर होती है। देखिए 20 आवर्स अलाउड किए, उसके पीछे एक पॉलिसी, एक पर्पस है, ताकि आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। अगर आपको 8 आवर्स की जॉब मिल रही है, डेट मीन्स विद इन 2 डेज़ आप अपने वो आवर्स या 3 डेज़ मैक्सिमम पूरे कर, ओवर द वीकेंड्स आप काम करते हैं, लेट्स सपोज आप 10 आवर्स की शिफ्ट लेते हैं, कोई भी काम है, आप 2 दिन आप उसको एंजॉय, सैटरडे संडे आपको अच्छी अमाउंट मिल जाती है, एंड मंडे टू फ्राइडे आपका स्टडीज़ टाइम है, वही आपकी यूनिवर्सिटी, आप फुली कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन जब आप ओवर टाइम करते हैं, तो एक तो वहाँ की जो मार्केट है आपको वो लोकल पीपल स्पेशली वो आपको मिसयूज़ करते हैं। रेट जिस तरह भी आपने बताया कि लेट्स सपोज के जो गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस रेट वो लेट्स सपोज वो 13 पाउंड्स हैं, तो वो उसको हाफ आपको पे कर रहे होंगे 5 और 6, क्योंकि उनको पता है कि इसको मिसयूज़ करना, ये इलीगल काम करना चाह रहा है, तो आप उधर भी लॉस में जाते हैं और इधर भी लॉस में होते हैं। तो अगर आप सही काम करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा और कोई आपको मिसयूज़ नहीं कर सकेगा। ये और जो मैं आप पिछले सवाल से कनेक्ट करूँगा, जो अब जो रूल्स हैं इसमें जो इनिशियल डिपॉजिट है वो बढ़ गया है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इधर वो 50% आपसे रिक्वायर्ड कर रही है या इससे भी ज़्यादा आपसे रिक्वायर्ड। उसकी वजह यही है कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि अगर वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है तो फिर तो वो देने के लिए रेडी होगा, इससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है होम ऑफिस की नज़र में भी और यूनिवर्सिटी की नज़र में भी। तो इससे भी एक फ़र्क पड़ेगा। जो लोग स्लिप होना चाह रहे थे अब वो ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे और सिर्फ राइट पर्सन ही वहाँ पर जा पाएगा। मरीम, आप क्या समझती हैं कि ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि हमारे यहाँ फेक स्टेटमेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने पैसे बैंकों को दिए हुए हैं कि कोई स्टूडेंट अपनी बनवाना चाहता स्टेटमेंट दे दें और उनसे अच्छा खासा सूद लिया जाता है। वो सूद ही है, उसे आप किसी और टर्म्स में बड़ा ग्लैमराइज कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है कि 1 महीने के लिए आपके अकाउंट में रखने के पैसे। और यहाँ बहुत फ्रॉड हो चुके हैं। FIA के बेशतर केसेस मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ जो इससे मुतल्लिक है, फेक स्टेटमेंट्स के ऊपर। अच्छा, पता नहीं होता किस बैंक का कौन सा कागज़ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। फिर जब होता है एक्शंस, ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट्स हैं, वो पूरा प्रोसेस चला रहे हैं। आप फ्रॉड जो है ना या झूठ जो है वो थोड़ी देर चलता है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए फंसता ज़रूर है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात आपकी बात को सेकंड करूँगी कि हम लॉन्ग टर्म कामों के लिए शॉर्टकट
का इंतखाब कर लेते हैं कि ये काम कर लेंगे, इधर से पैसे पकड़ेंगे, तू 10 दे दें, तू 10 दे दे, तो काम चला लेंगे। वो वाला काम अब नहीं है, क्योंकि आप देखें कि अगर आपसे एक एक रुपए का भी वहाँ पे हिसाब लिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ये होगा तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। और देखें, आपके लिए खुद के लिए आसानी है। अगर आपने एक पूरे मुल्क में जाना है, वहाँ पे आप कह लें कि आप हिजरत करके जा रहे हैं, हिजरत का तो हुक्म दिया गया है कि आप ज़रूर करें, अपनी बेहतरी के लिए करें, लेकिन उसका मकसद ये भी है कि आप इतने फाइनेंस लेके जाएं, इतने स्टेबल होके जाएं कि वहाँ जाकर ना आप खुद को परेशान करें और ना ही दूसरों को परेशान करें। और दूसरी बात इसके अंदर ये भी आ जाती है कि हमारे यहाँ ना जो चीज़ हमें सीधे तरीके से नहीं मिल रही होती, हम अपनी उंगली टेढ़ी कर लेते हैं, ये सोच के कि कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाएगा। वो काम चलने की बजाय मज़ीद आगे जाके ख़राब हो जाता है। स्टूडेंट को बहुत यूज़ किया गया, कभी सिगरेट स्मगलिंग के अंदर, कभी कपड़े स्मगलिंग के अंदर। यहाँ जो काम हुआ स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट की बहुत बड़ी लॉट यूके जाती है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं यूके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट को होता है मेरा टिकट बच रहा है ट्रैवलिंग का, वो उनकी बातों में पता तब चलता है जब वो हर चीज़ को बहुत अच्छा। अब वहाँ से आने वाले लोगों को लगता है कि यहाँ कौन सा इमिग्रेशन वाले खड़े हैं, सब तक कंप्यूटराइज है। अब इन्हें ये नहीं पता हर चीज़ वहाँ स्कैन और कैमरा कैप्चर कर रहा होता है आपकी एक मिनट, और आपका हिस्ट्री खराब होनी है, किसी का कुछ नहीं जाना, जिसके हाथ से पकड़ा गया मारा वो जाना। और देखें, हमारे यहाँ मैं इस चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे जो माशी हालात है ना, हमारी नौजवान को हमने खुद इस तरफ लाने पे मजबूर कर दिया है। अगर हमारे यहाँ पर ही, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे माशी हालात बेहतर हो जाए, अगर पढ़े लिखे बच्चे को सही से आप कह लें कि उसको उसकी इनकम मिलना शुरू हो जाए, अगर वो मेहनत कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेहनत नहीं कर रहा और उसको इनकम जो है वो आप लाखों में देना शुरू कर दे, नहीं, अगर वो मेहनत कर रहा है और उसको उसकी इनकम पूरी नहीं मिल रही, तो वो इस नहज पे आ जाता है कि वो फिर हर तरह के हथकंडे इख्तियार करना शुरू कर देता है कि मैं ये भी करूँ और वो भी। आप इलीगल वेज को अडॉप्ट करते हैं कि ताकि किसी तरह हमारा कोई जुगाड़ लग जाए, लेकिन डेफिनेटली उस चीज़ में ना लगाएं जहाँ आपका बनता नहीं है। तो मेरे ख्याल में चीज़ों के आप अपने नहीं, अपने घर नहीं, अपने मुल्क के लिए तशख़्ख़ुस ख़राब करने का बायस बनते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी रखेंगे। आरिफ साहब, ये पूछना बहुत ज़रूरी है, मकसूद है कि डिपेंडेंट्स, बहुत बड़ा सवाल है कि हमें तो ये पता है कि अब सिर्फ PhD यानी कि मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट जो है, डॉक्टर या पोस्ट डॉक्टरेट वाले हैं वो लेके जा सकते हैं। आप इसमें रहनुमाई कर दें कि अभी भी डिपेंडेंस की गुंजाइश मौजूद है, अगर है तो किन शराइत के ऊपर है? अच्छा सर, पिछले साल से ये रूल चेंज हुए थे और अभी भी डिपेंडेंट जा सकते हैं, लेकिन ओनली जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के अंदर, मास्टर्स कर रहे हैं रिसर्च ओनली में, वो लोग अपने डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर प्रोग्राम्स में डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। और उसके अंदर भी ज़ाहिर है आपको फिर उनके फाइनेंस वगैरह सेपरेटली शो करने पड़ते हैं डिपेंडेंट के लिए। डिपेंडेंट में कौन आपका डिपेंडेंट हो सकता है, यानी कि आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और आपके अंडर 18 जो चिल्ड्रन हैं वो हो सकते हैं। और आपको उसको साबित करना पड़ता है कि वो वाकई आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप अप्लाई करते हैं, आगे फिर वो उसको चेक करते हैं कि वेदर कि आपका केस जेन्युइन है, उसको वीज़ा ग्रांट किया हमने तो उनकी एक वो जो पूरा हाउसिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए ख़तरा बन गए थे, तो उन्होंने कहा यहाँ कवानीन सख्त होने बनते हैं अब। बिल्कुल, देखें बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को भी यूज़ किया वहाँ पर पहुँचने के लिए, और वो आपका स्पाउस काम कर रहा है, आप पढ़े हैं, उनके लिए तो आप अलग ही एक मसला बन गया था ना। वो देखिए उन्होंने, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ बेहतरी बनती है और हर कोई घर यूज़ के लिए नहीं जाता, लेकिन वो जो छोटा सा एक पार्ट होता है 2-5% का, वो इतना बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं, फिर उनको सोचना पड़ जाता है कि नहीं अब इनके लिए कानून बनाएं। और डिपेंडेंट में एक चीज़ ये भी कि उनको एक जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो IELTS मस्ट है, वहाँ पर 6.5 नो लेस देन 6 करना पड़ेगा, या अगर वो कोई PT एक्सेप्ट कर रहा है यूनिवर्सिटी तो वो भी इक्विवेलेंट बनेगी जो मोर देन 60 पॉइंट्स बनेंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वो बच्चे जो ये जाना चाह रहे हैं अपने इन कोर्सेज़ के ऊपर भी तवज्जो दें, क्योंकि अगर इसको टाइम पे पूरा नहीं करेंगे और जेन्युइन कोर्स नहीं करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम आएगा उन लोगों को। ठीक है मरियम, आपके समझते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम फैमिली के साथ वहाँ जाएं, और मैंने ये देखा है, मैंने तो यहाँ मैं ऐसे बड़े अफसोसनाक भी कहूँगा, यहाँ जो उस्ताज़ा हैं वो PhD के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली ले जाते हैं, बाद में HEC को पैसे वापस, HEC कई बंदों से पैसे वापस लेना बाकी हैं, वो वापस नहीं आते, वहाँ एडजस्ट हो गए हैं टीचर्स, वो वहीं अब काम कर रहे हैं। मतलब बहुत
कम ये हमने देखा है कि प्रायोरिटीज़ आप वज़ा करें, जैसे आरिफ साहब बात कर रहे थे, और वो चीज़ें वहाँ जाके मालूम होती हैं ये किसी और चक्कर में आए थे और फिर पूरी फैमिली एडजस्ट करके कुछ ना कुछ करके वो अपने आप को वहाँ स्टॉप करते हैं। मैंने 2-3 ऐसे केसेस देखे हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी स्किप की है, उसके दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी स्किप करके जो 2 साल उन्हें मिले वो वीज़े के अंदर, उसमें इतना काम किया, इतना किया कि उन्होंने छुप के किया जैसे भी किया, उस फीस से बाद में उन्होंने TR1 या किसी और वीज़े के अंदर अपने आप को चेंज किया और फिर वहाँ एडजस्ट हो गए। अब गवर्नमेंट हैरान ने पकड़ेगा ऐसे हम। अच्छा, इस पे देखिए सबसे पहले तो जैसे आरिफ साहब ने बात की कि प्रॉपर आपको एविडेंस वहाँ पे देने पड़ते हैं। ख़ासतौर पर यहाँ पर लोग या तो रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स का मिला, 6 मंथ्स का मिला, और उसके बाद उसी 6 मंथ्स के अंदर अपने वीज़ा को किसी और वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं, ख़ासतौर पर वर्क वीज़ा के लिए कि हम यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। और रेजिडेंस वीज़ा का तो प्रॉपर एक वीज़ा है जिसमें आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, और वो आई थिंक बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होता है स्टडी वीज़ा से या वर्क वीज़ा से, क्योंकि वर्क वीज़ा के अंदर भी आप पैसे शो करते हैं अपने कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम जाके ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद जाके वहाँ पे कुछ का कुछ हो रहा होता है। विज़िट वीज़ा के अंदर भी यही चांसेस होते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर भी अपना वीज़ा स्टेटमेंट जो होता है या वीज़ा स्टेटस जो होता है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर जाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम पाथ सेलेक्ट करें वो बिल्कुल ठीक हो और हम उसको रेगुलेशंस के साथ और रूल्स के साथ लेके चलें। फॉर एग्जांपल, अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ विज़िट ही करें, ना कि वहाँ जाके अपने वीज़ा को एक्सचेंज करना शुरू कर दें और फिर गायब हो जाएँ, फिर नज़र आना छोड़ दें। मैं इस पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँगी। एक पंजाबी मूवी बनाई गई थी उसके ऊपर प्रॉपर कि यहाँ से गए और वहाँ जाके शादी अटेंड करने गए, वो अपने मेहमानों को लेके गए और वहाँ जाके वो गायब हो गए सारे, ये कह के कि जी हमने वहीं रहना है। मैं अफसोस ना ये करार देता हूँ कि आपको पकड़ के दो फुटबॉल की टीमें वापस की हैं। बिल्कुल। और एक फुटबॉल की टीम में ये DGFI कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी की टांग ही नहीं थी, तो वो उन्होंने पकड़ लिया कि ये तो ले लो ना, मतलब 2 टीमें तो वापस की, साथ में वो भी वापस किया है कि ये टांग के बगैर भी फुटबॉल प्लेयर आपका आ गया है। अब आप अंदाजा करें कि हमारी क्या फिर वहाँ डिस्प्यूट होगी, हम कैसे अपने आप को ये करेंगे कि हम यहाँ काम करने, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, काम करने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि हमें ढील मिलती है जिसकी वजह से हम हर जगह जाके ही शौक़ी हो जाते हैं, और उसके बाद जब हमें जो है उस चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तो उसके बाद फिर हम उस वक़्त उस जगह पर जाकर गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। इराक गवर्नमेंट, हम समझते नहीं वहाँ कुछ हो सकता है, वहाँ से ज़ियारत से स्किप हो रहे हैं। मतलब वहाँ मुझे भी जब सुना तो मुझे भी अचंभा लगा कि ये वो उस रास्ते को भी नहीं छोड़े कि ज़ियारत का बहाना किया वहाँ से चले गए, इधर सऊदी अरब गए वहाँ से चले गए, दुबई गए वहाँ से स्किप हो रहे हैं, इवन के अज़रबैजान बाकू जाके वहाँ से स्किप कर रहे हैं, इंडोनेशिया से, फिर आप सबसे बड़े देखें कि एक और थाईलैंड से स्किप कर रहे हैं। मतलब ऐसे रास्ते निकाले उन्होंने कि अच्छा ये बेसिकली मैं आरिफ साहब से बात करूंगा, जब तक लालच भी जिंदा है, या ये मैं कह रहा हूँ ये भूत सवार हो जाता है। जिन्होंने अपने मतलब के लिए जाना ना, पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए जाते हैं। ये जिनके सवार हो गए ना, हमने जाना है, आप इन्हें 1000 बार रोके। मुझे किसी ने बल्कि कहानी सुनाई, उसने कहा ये मेरा बेटा भेज दो, उसने कहा मेरे 4 बेटे डंकी लगाते मर चुके हैं, 5वां भी भेजना। सर ये तो लाइफ रिस्क है। 4 आप मरवा चुके हैं, 5वें को भी धक्के से भेजना चाह रहे हैं। ये चीज़ मेरी समस्या तो बाहर है कि मैं इसका जवाब दे सकूं। बल्कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते होंगे कि ऐसे लोग आते होंगे, आप सोचते होंगे इन्हें कौन सा चाम है। देखें, करप्शन कहीं पर भी हो, वो एजुकेशन में है, बेशक वो मीडिया में है या किसी भी फील्ड में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो गलत रास्ता आपको गलत तरफ ही लेकर जाएगा। जो चीज़ें आप बात कर रहे हैं इसके अंदर तो आप लाइफ थ्रेट है, लाइफ रिस्क है, आप अपनी लाइफ को ही एक रिस्क के ऊपर रख रहे हैं। जब हम जो अभी इनका सवाल था उसके ऊपर आप बात कर रहे थे, विजिट वीज़ा को आप स्विच नहीं कर सकते स्टडी वीज़े के अंदर, तो जो जाकर आप स्टडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो स्टडी प्लान करके जा रहा है वो अपना सब कुछ एविडेंसेस वगैरह शो करके जा रहा है। दूसरा ये है कि हाँ, जो आप टाइम पीरियड की बात कर रहे थे जॉब के हवाले से, जो लीगल वे है ठीक है, आप उसको यूटिलाइज़ करें। मीन्स जो पोस्ट स्टडी वर्क एक पाथवे है उनका अभी भी मौजूद है। ग्रेजुएट्स जो वहाँ पर करेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उनके लिए स्टिल अभी 2 इयर्स का वो वर्क परमिट अलाउड करते हैं। अच्छा, ये भी चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर, जो न्यू रूल्स के अंदर वो इम्प्लीमेंट होंगे जनवरी 2027, यानी कि जो शख्स अप्लाई करेगा ऑनवर्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2027 उनके ऊपर न्यू रूल आएंगे। उसमें सिर्फ चेंज ये है कि टाइम पीरियड कम हो गया है और वो 18 मंथ पर चला जाएगा। PhD के लिए गालिबन अभी वो 3 इयर्स का है, बाकी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2 इयर्स का वर्क परमिट अलाउड है। अब देखें ये 2 ईयर्स जो दिए गए हैं,
आप जॉब करते हैं, अगर आपने वाकई स्टडी की हुई और है, आपको आपका full time, एक्सपीरियंस जॉब करने की इजाज़त मिल तो जाती है। आपको वर्क परमिट भी हो सकता है कहीं पर मिल जाए, आप नहीं, एक्सपीरियंस आप ले 2 साल सकते में हैं। इतना अच्छी ठीक है, अमाउंट कमा लेते हैं कि आप बिल्कुल। वर्क परमिट की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप वहाँ पर जॉब कर लें, एक जेन्युइन जॉब करते हैं तो फाइन है, लेकिन लोग इस टाइम को भी इसको मिसयूज मिसयूज़ करते हैं। मैं आरिफ साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ, Thank आपके you साथ so बड़ा much. अच्छी Thank you. गुफ्तगू हुई और बड़ा अच्छा हमारे नाज़रीन को सीखने को उम्मीद करता हूँ मिला होगा। मरियम रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। प्रोग्राम का मकसद हमारे इसी मौजू का था कि हम इन चीज़ों को ज़रा एलेबोरेट करें और बहुत सारे नुक्ते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की जो डेफिनेटली देखने वालों के लिए बहुत सारी सेर हासिल होंगी और उनके लिए सूदमंद साबित होंगी कि आया आपने जाना किसके पास है। अगर आपको कोई हैंकी बैंकी कर रहा है तो आपने फिर सही बंदे की तलाश करनी है, क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है, आपकी फाइनेंस बहुत कीमती है, तो सही प्लेस पे भी लगाने के लिए आपको सही मशवरे वाला चाहिए होता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं तो देखें, जब मौसम अच्छा हो तो हमारा फिर लजीज़ खाने को भी दिल करता है। तो जब लजीज़ खानों की तरफ हम बढ़ेंगे तो मैं वैसे अपने तरफ से बात करूं तो मैं देसी का बहुत शौकीन हूँ। देसी खानों के अंदर जब कढ़ाई की बात आती है तो फिर हम चाहते हैं तो सबसे पहले हम बढ़ें, फिर ताकि कढ़ाई खाई जाए, और मुख्तलिफ हमने अपने स्पॉट्स रखे होते हैं। लेकिन अगर आप घर की तरफ जाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बीवी के हाथ की बनी या माँ की हाथ की या बहन की हाथ की बनी जो चीज़ है वो बड़ी अच्छी होती है। लेकिन मर्दाना अफराद जो हैं, यानी कि मर्दों के ऊपर होता है कि वो घर के अंदर क्या लेके जा रहे हैं। मसाला तो उन्होंने लेके जाना है ना। तो मसाले की बात करेंगे तो शान मसाला, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैंने पाकिस्तान से बाहर भी देखा कि जब कभी भी मैं आउट ऑफ कंट्री भी ये घर के अंदर कोई चीज़ पकानी हो और ख़ास तौर पर चिकन कढ़ाई या कढ़ाई मसाले की बात हो तो शान को जो है वो तरजीह दी जाती है। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे ये लगती है कि बहुत सारे मसाला जात मौजूद हैं, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा मुनासिब, और मुनासिब कीमत के साथ पूरी तहरीर, यानी मेरे जैसा कोई नालायक शख्स भी इसको बनाना चाहे तो बड़ी आसान तरीके से कढ़ाई बना सकता है। ख़वातीन की तो एक्सपर्टी होती है बिलाशुबा, बहुत सारे मर्द हजरात कुकिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम जैसे जो खाने में एक्सपर्ट हैं वो पकाना चाहें तो उनके लिए भी शान मसाले के जो तहरीर है, यानी कि आपके पास उसकी जो पूरी तहरीर नामा कि आप कैसे कैसे कौन से इंग्रेडिएंट्स कहाँ कितने ऐड करने हैं, वो भी पूरी तहरीर लिखी होती है। मसाला जात तो शान के सारे हैं, लेकिन कढ़ाई मसाले की बात करें तो असली और मुस्तनद जायके के साथ साथ जो खुशबू है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका हमसाया भी आगे कहेगा कि शान मसाले की कढ़ाई बनी है, थोड़ी सी मुझे भी तो देना, टेस्ट करवाएं कैसी और मज़ेदार है। और फिर मेरे ख्याल में शान मसाला डला हो तो आपके घर की जो खातून खाना है उसकी भी तारीफ़ हो जाती है, जी ये तो बड़ी मज़े की आपने बनाई, क्या कमाल कर दिया। अब वो खुश तो वो खातून खाना हो जाएगी, लेकिन साथ असल जो जादू है वो तो शान मसाले ने चलाया होता है। तो मेरे ख्याल में मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं इसको हमेशा तरजीह देता हूँ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब पाकिस्तान से बाहर जब आप कहीं मौजूद हों और आप घर से कोई सौदा सल्फ लेने जाएं या आप लेने जाएं सामान ग्रॉसरी स्टोर से, तो आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तानी मसाला लेके आना है और शान मसाला लेके आइएगा, क्योंकि उसकी खुशबू और उसका जायका जो है वो सबसे मुनफरिद है। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल में शान कढ़ाई मसाला जो है वो वैसे तो इनके सारे हैं, अचार गोश्त है, कोरमा है, बिरयानी है, मुंह में पानी आ रहा है वैसे बताते हुए, लेकिन कढ़ाई मेरी फेवरेट है। तो डेफिनेटली इस वीडियो के ज़रिए मैं घर भी पैगाम दे दूंगा, आज एक शान मसाले की कढ़ाई हो जाए। तो चले हम प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। मौज़ूआत बहुत सारे होते हैं जिस पे हम गुफ्तगू भी करते हैं और अपने आने वाले मेहमानों के साथ उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मुझे लग रहा है कि आज के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझसे वाबस्ता हो रही हैं। जैसे पहले हमारे पास मेहमान मौजूद थे, उनके हवाले से कुछ चीज़ें थी जो टॉपिक मुझसे मुंसलिक था, तो बाद में शान आ गया, और अब जो मौजू आने जा रहा है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख़ुद पर्सनल लाइफ के अंदर मेरी ज़ात के साथ ये गुजरी है कि हम बचपन में बोलने, जो हमारा बोलना होता है ये कुदरत की एक ऐसा करिश्मा है, ऐसी नेमत है कि आप जितना सद शुक्र अदा करें वो कम है। सबसे पहले मेहमान का तारुफ करवा दूंगा और फिर हम मौजू को ज़रा थोड़ा एलेबोरेट भी करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इसकी। उनसे जानेंगे कि बच्चे जो हमारे होते हैं नौमौलूद, और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो हमारी ये होती है कि वो हमें बाप को पुकारें, माँ को बुलाएं, अपने बड़ों को बुलाएं, कोई चीज़ मांगें तो अपनी ज़ुबान से उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करें। और ये बोलना जो होता है, जो हमारी अदायगी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं
कि आपकी ज़ुबान की उर्दू अदायगी बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हूँ। अभी भी मुझे वो अपनी एक ऐसी कमी है जो कि महसूस होती है कभी भी, अल्लाह का शुक्र है वो कमी नहीं, मैं फिर भी कहूँगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम है जो आपके सामने आन खड़ा होता है। नगमाना इफ्तिखार साहिबा मौजूद हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, और ये बोलना सिखाती हैं उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को ये हुनर प्रोवाइड करती हैं, बल्कि आइडेंटिफाई करती हैं कि अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या है बेसिकली ये बोलना और इसके दरमियान आने वाली रुकावटें और कोई डिले, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी है, ये आपके ख्याल में इसके बहुत सारे वजूहत होंगे, मेरे ख्याल में आप बेहतर अंदाज में हमारे नाज़रीन को आगाह कर सकती हैं। एग्जैक्टली बोलने में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो आजकल मेन कॉमन चीज़ है वो है स्क्रीन टाइम, जो कि पेरेंट्स को भी ऑलमोस्ट सबको आइडिया है इस चीज़ का, लेकिन अनइंटेंशनली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन मेन जो मैं इस पे बात करना चाहूँगी ना आज, वो स्क्रीन टाइम पे ही बात करना चाहूँगी कि पेरेंट्स लाइक 2 इयर्स तक हम बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश हम होती नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ तो उसकी रोटी का नवाला नहीं अंदर जा रहा, उसका दूध नहीं पिया जा रहा जब तक मोबाइल हाथ में नहीं है। बच्चों के बिहेवियर्स हम खुद ही सेट करते हैं ना, ये भी पेरेंट्स पे ही, मदर्स पे ही ये होता है कि वो अपने बिहेवियर्स खुद ही बच्चों के सेट कर देती हैं कि हम स्क्रीन टाइम दे देते हैं और फिर आप खाना खा लो, वो फिर बच्चों के खुद ही सेट हो जाते हैं कि बस मुझे स्क्रीन टाइम मिलेगा तो ही मैं खाना खाऊंगा। डेफिनेटली जब आप एक नवाला ले रहे हैं, आपकी इंटेंशंस कहीं और हैं, तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी ज़ाया हो रही हैं। वो खाना भी वैसे च्युइंग नहीं कर रहा, वो खाना भी बस बच्चा फेंक रहा है, फिर हम कहेंगे बच्चे के अंदर ताकत नहीं आ रही, तो आपके ख्याल में ये सारा शुरू यहाँ से होता है? एग्जैक्टली मतलब प्रॉब्लम्स तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती हैं, लेकिन जो मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर आजकल आ रहा है ना, वो स्क्रीन टाइम का आ रहा है कि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे डिले में जा रहे हैं और फिर बाद में वो डिसऑर्डर्स की तरफ चला जाता है। मतलब स्टार्ट तो डिले में होता है, लेकिन जब उस पर काम नहीं होता या अर्ली इंटरवेंशन नहीं होती तो वो डिसऑर्डर में चला जाता है। तो ये स्पीच डिले और ऑटिज्म एक लफ्ज़ बोला जाता है, ये बेसिकली दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या और ये है क्या? हमने ये तो देखा स्क्रीन टाइम का मसला है, लेकिन हम शुरू यहीं से कर लेते हैं फिर दोबारा से कि स्पीच डिले और ऑटिज्म। इसमें मैं यही बात करूंगी कि जो स्पीच डिले है ना, ये ड्यू टू स्क्रीन टाइम जो होता है, इसमें पेरेंट्स मोस्ट ऑफ टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लग रहा होता है कि ऑटिज्म है क्योंकि इनके फीचर्स आपस में मिलते हैं, लेकिन जो स्क्रीन टाइम की वजह से या स्पीच डिले जो बच्चा होता है ना, उसमें बच्चा इंटरेक्ट करना चाह रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं आइडिया हो रहा था कि मैंने इंटरेक्ट कैसे करना है, क्योंकि उसके पास स्पीच नहीं होती, उसको इंटरेक्शन आ ही नहीं रहा, तो डिले में चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ऑटिज़म है उसमें बच्चा इंटरेक्शन करना ही नहीं चाह रहा, उसमें वो आइसोलेशन में रहना चाह रहा है, उसमें उसको सोशल प्ले नहीं चाहिए, उसको आई कॉन्टैक्ट नहीं देना, उसमें मतलब ऑटिज्म के फीचर्स ये हैं। बट इज़न्ट इट गुड कि ये तो लोग कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि स्क्रीन टाइम लगाएं, को कार्टून लगाएं, को ABC लगाएं, बच्चा इसके पीछे ABC सीख लेता है, 1 2 3 सीख से न्यूमेरिक वर्ड सीख लेता है, तो इसे तो अप्रिशिएट किया जा रहा है आजकल माशरे में। एग्जैक्टली मैं एग्री करती हूँ आपकी इस चीज़ से, बच्चा सीख रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताएं एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है या फंक्शनल होना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि बच्चे यहाँ से साउंड सीखेंगे, उसका यूज़ तो नहीं सीखेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पास बच्चे आते हैं जी, वो बोलता है, डिफरेंट वर्ड्स बोलता रहता है, खुद से कुछ बोलता रहता है, समझ नहीं आती कि क्या बोल रहा है, लेकिन उसको यूज़ नहीं पता। लाइक उसको ये पता है कि ये ग्लास है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसमें मुझे पानी डाल दें या इसको मुझे इसमें पानी पीना है या कुछ भी ऐसा। तो मतलब यूज़ जब बच्चों को नहीं पता तो उस सीखने का क्या फ़ायदा, उस लर्निंग का क्या फ़ायदा? तो फिर कौन से स्टेप्स ऐसे यूज़ किए जाएँ कि बच्चों को सिखाने? डेफिनेटली आजकल मैं बल्कि कल हम 2 दिन पहले कहीं मौजूद थे, हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि पहले माएँ सारा दिन कपड़े भी धोती थी और हाथ से धोती थी, फिर मिर्चें पीसना, फिर सब कुछ हंडिया पकाना, और उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम था। आज ये सब कुछ मैकेनिकल हो गया है, मशीन के अंदर कपड़े डाले, सब कुछ डाले, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया, फिर टाइम नहीं है, बच्चा फिर तलाश कर रहा होता है, मामा मामा की आवाज़ दे रहा होता है। तो फिर क्या ऐसा किया जाए कि उस बच्चे की प्रॉपर तरबियत के लिए जो आप इस स्टेप को उठा रही हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर 2-3 साल जब गुजर गए तो फिर आप लोगों के पास भागना पड़ता है? एग्जैक्टली लाइक ये देखें कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। पहली मदर्स होती थी, पहले हमारी नानियों के पास भी टाइम होता था, दादियों के पास भी टाइम होता था, मदर्स के पास भी टाइम होता था बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अब हमारी दादियाँ भी फ़ोनों पे लगी होती हैं, मदर नानियाँ भी लगी होती हैं, और बच्चों को एक अलग से टैब दिया गया होता है कि ये लो आप ये करते रहो। स्क्रीन टाइम जो है वैसे भी ये 1 वे कम्युनिकेशन है, इनपुट हो रहा है, आउटपुट कुछ नहीं है। वो आपको रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा? जी, लर्निंग तो तभी होगी ना जब उसका आउटपुट होगा, जब ह्यूमन इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है ना, जब ह्यूमन आपस में हम आई कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन तभी स्ट्रांग होती है जब हम आई कांटेक्ट करते हैं।
तो बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, लाइक रिस्पॉन्स नहीं है, इनपुट है, भरपार होती जा रही है, भरमार होती जा रही है अंदर, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, तो बच्चा एक्सप्रेसिव भी नहीं होता, दैट्स वाई। तो बच्चों के साथ ह्यूमन इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन ये भी कहा जाता है कि जो पेट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं घरों के अंदर, वो भी ह्यूमन इंटरेक्शन और आपका जो खुदा तरसी है और आपको रिस्पॉन्ड है वो बढ़ जाता है। क्या इसमें भी सच्चाई है कि पेट्स या एनिमल इंटरेक्शन घरों के अंदर हो एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन, बच्चा फिर उधर से अटेंशन हटा के इधर डाइवर्ट कर लेता है? दैट इज़ एन अदर थिंग, क्योंकि कुछ घरों में पेट्स अलाउ नहीं होते, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर घर में पेट होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे पेट से ही सीखते हैं। नहीं, बच्चे एजुकेशनल टॉयज़ हम बच्चों को लेके दे सकते हैं, लाइक हम बच्चों को स्किल सिखा सकते हैं, बच्चे के स्ट्रेंथ्स पे देख सकते हैं, यानी कि एजुकेशनल टॉयज यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू स्क्रीन। यानी कि कोई चीज़ है वो आप बच्चा ए दबा रहा है तो वो ए स्पीक कर रहा है, वो ओके है, दैट इज़ ओके। क्योंकि ये देखें, अगर कोई एजुकेशनल टॉय है, बच्चा वहाँ पे प्रेस कर रहा है, या मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं बोलने वाले खिलौने जिनको हम कहते हैं कि बच्चों को वो लेके देते हैं ताकि वो बच्चा बोले, वो बच्चे को रीइंफोर्स करता है। जब वो बच्चा बोलता है, कैक्टस आजकल बहुत ज़्यादा इन था पिछले दिनों, तो वो जब बच्चा बोलता है वो कैक्टस आगे से वही रिस्पॉन्स देता है, तो बच्चे में लर्निंग इम्प्रूव होती है, मतलब बोलने की जो उसकी स्किल होती है वो इम्प्रूव होती है। इस तरह के टॉयज़ या वैसे भी एजुकेशनल टॉयज़ जो हम, जिसमें बच्चा कुछ सीख भी रहा है और बच्चा कहीं ना कहीं फोकस भी कर रहा है, अटेंशन भी दे रहा है उस चीज़ को, वो मतलब लेयर टाइम बच्चों का उधर गुजारे ना कि स्क्रीन टाइम की तरफ। तो ये पता कैसे आइडेंटिफाई कैसे करना है कि बच्चे के अंदर ये ऑटिज़म है, कोई टंग टाई है या लेट स्पीकिंग है? यहाँ तो हमें ये भी सुनने को मिलता है कि कज़न मैरिजेस के भी इश्यूज़ इस लिहाज से आते हैं कि यहाँ बच्चे को जो है वो लेट बोलने की तरफ आता है, क्योंकि ये कज़न मैरिज के इश्यूज़ के अंदर ये इशू भी आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जैक्टली देखिए, हर डिसऑर्डर की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 2 साल तक, एक और चीज़ मैं बता दूँ, मोस्ट ऑफ टाइम पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, इट्स ओके। मोस्ट ऑफ टाइम डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कोई बात नहीं, 3-4 साल तक वो बोलने लग जाएगा खुद ही। हमारे इसके फादर ने लेट बोलना स्टार्ट किया था या हिस्ट्री है तो कोई बात नहीं, ये भी बोल लेगा। तब इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ और थे, अब फैक्टर्स कुछ और हैं, तो अब अवेयरनेस भी डेफिनेटली ज़्यादा है। हमें स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। 2 साल का जो बच्चा होता है ना, वो 2 वर्ड मिला के सेंटेंस बोल सकता है, लाइक मामा आओ, खाना दे दो, पानी पीना, ये करना चाहिए उसे, बोलना चाहिए 2 साल के बच्चे को। 200+ उसके पास वो कैब होनी चाहिए। हम ये देखते हैं हमारे पास 3-4 साल का बच्चा आ रहा है, जस्ट मामा पापा बोलता है या वो भी नहीं बोलता, ठीक है, और हम इसको नॉर्मल कैसे ले सकते हैं? डेफिनेटली डिले में है ना बच्चा, तो हमें उसी तब ही उस पर काम करने की ज़रूरत है। स्पीच थेरेपिस्ट के पास या किसी पीडियाट्रिक्स के पास उसको लेके जाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू है जो आप आइडेंटिफाई कर रही हैं स्क्रीन टाइम का, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग पेरेंट्स जैसे पाकिस्तानी अब्रॉड में रहते हैं या पाकिस्तान के अंदर भी मदर भी वर्किंग है, वो वुमेन है और फादर भी है, तो उनका टाइम भी ड्यूटी का एक है, तो बच्चा कहीं ना कहीं मेड के पास छोड़ दिया जाता है कि वो अपने घर के काम भी कर रही होती है, स्क्रीन लगा दें, बच्चा आइसोलेट ना हो, तो ये भी अडॉप्ट किया जाता है, तो ये भी रॉन्ग है। फिर उसका को अल्टरनेट हल क्या निकाला जाए? एग्जैक्टली हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें बच्चा सारा दिन मेड के पास था या दादों के पास था, घर में किसी बड़े के पास था जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता था बच्चे के साथ, दैट्स वाई कि बच्चा डिले में चला गया, ठीक है। इसका यही है कि बच्चे को एजुकेशनल टॉयज़ लेके दिए जाएं, मतलब बच्चे को घर में मेड के साथ भी इंगेज किया जा सकता है। हम खुद भी घर में अगर बच्चे को टाइम, मदर अगर वर्किंग हैं वो बच्चे को डे केयर, हाँ जी, डे केयर को भी हम प्रेफरेंस दे सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन बच्चे कर लेते हैं। एग्जैक्टली लेकिन ये भी पेरेंट्स को विजिट करके देखना चाहिए कि डे केयर में क्या हो रहा है। आजकल एक ये भी चल रहा है कि स्क्रीन टाइम, वहाँ पे भी स्क्रीन लगा दी जाती है अनफॉर्चुनेटली, और बच्चे सारे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। पेरेंट्स को मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जब भी कहीं लेके जाते हैं ना, ये चीज़ देखें कि प्रोफेशनल जो है वो कितना स्किलफुल है अपनी फील्ड में या क्वालिफाइड है। बिल्कुल सही है। गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी है। नगमाना इफ्तिखार साहिबा मौजूद हैं। बहुत अहम मौजू है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे रोशन मुस्तकबिल हैं, हमारे मामार हैं, हमारी नस्ल है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नगमाना इफ्तिखार साहिबा मौजूद हैं। नगमाना साहिबा, हमारे दीन इस्लाम में मैंने एक रवायत पढ़ी थी कि एक ख़ातून थी, सहाबी की अहलिया थी, वो कुरान की तिलावत किया करती थी जब बच्चा उनके पेट पे था, प्रेग्नेंट थी, तो वो हामिला थी। तो
तो वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उनको उतना कुरान याद था कि इतना इम्पैक्ट होता है वालदा के एक्शंस का और वो जो करी होती है। बहुत सारे हमने देखा है कि डिप्रेशन में वालदा पे माँ हो तो बच्चे के ऊपर असरात होते हैं, माँ के कोई भी एक्ट हो वो सारा बल्कि हम तो देसी ज़ुबान में ये कहते हैं वो देसी माँओं के बच्चे जो है ना बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारा जो हम देखते हैं कि इस सेगमेंट के ऊपर जो स्पीच डिले में क्या असरात ये होते हैं। अब वालिदैन या वालदा जो हैं, बहुत सारी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ये कह देती हैं जी आपने बेड रेस्ट करना, तुसी बेड तो पैर नहीं थले लाना। तो वो अब वो डेफिनेटली एक औरत के लिए या एक इंसान के लिए एक जगह पे फॉर फ्यू मंथ्स रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो मोबाइल यूज या स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है फिर। तो क्या उसके असरात भी पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर आते हैं? डेफिनेटली जब बच्चा मदर के वार्म में होता है ना तब ही, ये आपने खुद ही बता दिया है कि जैसे वो सहाबा थी तो उनके बच्चा जब वो पैदा हुआ तो वो कुरान पाक उसको ऑलमोस्ट आता था माशाल्लाह। यही चीज़ है कि जब मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ़ोन यूज़ कर रही होती हैं वो रेज़ बच्चे पे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर वही हम किसी और टाइम में मदर अपना टाइम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन टाइम ही करना है, लेकिन उसको लिमिटेड करके हम कुछ पढ़ सकती हैं, इस्लाम से रिलेटेड कुछ पढ़ सकती हैं, कुतुब का मुआयना किया जा सकता है। तो ये चीज़ बच्चे पे तब से ही अफेक्ट होना स्टार्ट कर देती है। फिर बाद में जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद जब बच्चा फ़ोन यूज़ करता है तो वो उसके जो ऑटिज़म के या डिले स्पीच के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो रेज मदर पे अफेक्ट कर चुकी होती है। हम नाज़रीन को बता देंगे जो पेरेंट्स ख़ासतौर पे माएँ देख रही हैं जो प्रेग्नेंट हैं, और ये हमारा बहुत आम रुझान है कि हम मोबाइल का यूजेज बहुत बढ़ाते हैं। वैसे मैंने अपने बच्चों के लिए ये बहुत स्टिक किया हुआ है कि टिल मैं तो आप 2 साल कह रही, मैं तो ये मुझे नहीं ये चीज़ का बड़े ओपन हार्टली मैं कहता हूँ नहीं इल्म था। मैंने 2-3 साल तक वैसे उन्हें एक ये हमारी सॉफ्ट ड्रिंक से एक मोबाइल गैजेट से दूर रखा है कि इनको इसके नज़दीक, क्योंकि डेवलपमेंट ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम होता है ना, वो उस टाइम पे बच्चे के ब्रेन ने डेवलप करना है, बच्चे ने सीखना है, लर्निंग थ्रू मतलब एक्शंस करते हुए बच्चे ने सीखना है। वो बच्चा स्क्रीन टाइम में टाइम स्पेंड कर देगा, क्या लर्निंग होगी उसकी? ये चीज़ है, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होगी? ये एक अच्छा स्टेप था आपका। और ये करंट रिसर्च भी है कि 2 इयर्स तक बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। और यहाँ स्क्रीन टाइम को शायद हम बहुत और टर्म्स में ले लेते हैं कि अच्छा ये भी तो किया जा सकता है, आप स्क्रीन के ऊपर उसे कुछ सिखाना चाहते हो, स्क्रीन ऑफ कर दें, उसकी ऑडियो आ रही हो, वो लर्निंग प्रोसेस में तब भी तो जा सकता है। ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मदर कहती है कि हमने बच्चे को फ़ोन देना है, आप कोशिश करें मोबाइल से बेटर ये है कि उसको LED लगा दें। उसमें यह है कि बच्चा कहीं ना कहीं इधर उधर भी बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो रहा होता है, उसकी एक्सेस नहीं है ना, वो उसके हाथ नहीं लगा सकता, तो 2 मिनट बाद वो देखेगा दूर पड़ रहा है वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब कुछ भी चल रहा है, स्पेशली ये जो हम राइम्स लगा के देते हैं ना, कोको मेलन वगैरह, इन्होंने बहुत तबाही की है, क्योंकि आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स सिनेरियो चेंज हो रहा है सारा, बच्चे के इमोशंस पे ये चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही हैं। दैट्स वाई कि उसके अलावा अगर आप कोई और स्टोरी लगा दें और उसको इसको हम और जो अफेक्टिव बना सकते हैं वो ऐसे बना सकते हैं कि मदर खुद स्टोरी टेलिंग करे, कि स्क्रीन चल रही है, मदर खुद उसको बच्चे को साथ साथ एलैबोरेट कर रही है, उसकी वो एक पूरा एक नक्शा बन जाएगा, स्केच तैयार हो जाएगा। एग्जैक्टली कि मदर खुद उसको एलैबोरेट कर रही है कि वो देखो जो भी मतलब सिनेरियो चल रहा है उसको मदर खुद एलैबोरेट करे, नाइदर देन कि वो स्क्रीन टाइम का ही मतलब मदर खुद भी अगर बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करती है तो ये फ्रूटफुल भी हम इसको कह सकते हैं स्क्रीन टाइम को। तो ये कितना डेंजर हो सकता है एक बच्चे के लिए कि वो अगर स्पीच डिले का शिकार होता है, तो क्या उसकी साइकोलॉजी पे ये इफेक्ट करता है लेटर ऑन जाके? जैसे मुझे अभी तक याद है कि मेरे टंग टाई था, अच्छा अल्लाह का शुक्र है वो बहुत सारे मामलात के अंदर बहुत क्लियर हो गए, अल्लाह ने रिस्क भी उसी ज़ुबान से दे दिया। लेकिन ये क्या साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट होता है कि एक बच्चे को ये इम्पैक्ट क्रिएट हो? जैसे मेरे एक बेटे को था तो मुझे ये हुआ कि दूसरा बेटा बोले और एक के टंग टाई लेटर ऑन रहे, तो वो तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाएगा, ये बोलता है मैं नहीं बोलता, तो ये इफेक्ट्स भी आते हैं बच्चों के ऊपर। डेफिनेटली आते हैं। बच्चों में सेल्फ स्टीम कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बच्चे सोशलाइज करना कम कर देते हैं। लाइक हमारे पास बच्चे आते हैं जो अटक के बोलते हैं, तोतला बोलते हैं, तो वो कम्युनिकेट करने की कम कोशिश करते हैं। आपको पता है नेक्स्ट आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है। Exactly. ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल पे प्रॉपर हम काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर बच्चा डिले में है, हम उस पर काम नहीं करेंगे, उसकी कम्युनिकेशन कितनी अफेक्ट होगी, आने वाले टाइम में वो कितना सफ़र करेगा। अच्छा ये थोड़ा सा ये जो हम अभी जिक्र कर रहे थे, आपने अभी लफ्ज़ बोला तोतला बच्चे बोलते हैं,
ये हमारे माशरे में एक मजाक बन गया। अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये कहूँगा ये बहुत अफसोसनाक है, ये मेरे रब की देन है। वो किसको क्या अता करता है। मैंने बल्कि बहुत सारे ब्लाइंड पीपल से मिला हूँ, तो मुझसे तो बहुत लाइक और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा समझदार होते हैं। एक चीज़ को इवन टच कर लें ज़िंदगी में एक बार, तो उनके लिए वो चीज़ की रियलाइज़ हमसे कई हज़ार गुना अल्लाह ने एक कुव्वत ली है तो दूसरी कुव्वत ने बहुत ज़्यादा अता कर दी है। तो ये हमारे माशरे में इसे जोक बना लिया जाता है। तो क्या इसका इलाज भी मुमकिन है? इसका भी इलाज मुमकिन, देखिए स्पीच थेरेपी में पहले इसकी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब इसकी अवेयरनेस है। बोलने से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज पॉसिबल है। हमारे पास बच्चे आते हैं जो अटक के बोलते हैं, उन पे हम थेरेपी करते हैं, पेरेंट की काउंसलिंग करते हैं, जुबान में हकलाना कहते हैं। एग्जैक्टली तो हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को, क्योंकि इसमें भी फैक्टर्स होते हैं ना कि किस वजह से बच्चे का ये मसला आ रहा है, रीज़न को फाइंड आउट करना। मैं अगर गलत नहीं होऊंगा तो इसमें क्या ये रीज़न बड़ी है हकलाने के अंदर कि हम गलत जुमलों को जोड़े होते हैं, गलत अल्फाज को जोड़े, मतलब कुछ ऐसे वो लफ्ज़ बोलते हैं जिनके सेंटेंस बिल्कुल फ्लुएंट होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ वो अटक रहे होते हैं। तो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स इसके अंदर इशू है। दैट इज़ एन अदर थिंग। इसके साथ साथ बच्चों के माइंड में कहीं बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। मतलब सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं कि मेरे पास अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं ना, मोस्टली फाइंड आउट न्यूरोलॉजिकल मसले भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल मसले भी हो सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल मसले भी होते हैं। ये मतलब एक बड़ा वास्ट टॉपिक है ये भी, कि इसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम घर में बच्चों पे एक बच्चे को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, दूसरे बच्चे को नहीं दी जा रही। ठीक है, एक लाडला होता है, ये चीज़ हो जाती है कि वो, ये नेचुरली भी होता है कि एक बच्चा, देखें हमारे 5 बच्चे हैं, 5 के 5 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। नहीं, हमारी दादियाँ बेटों को कर जाती हैं ज़्यादा थोड़ा सा, जहाँ हमें इशू आ जाता है। लेकिन उसके अलावा भी बच्चों में, अगर चले हम 2 बेटों की बात करते हैं ना, दोनों बेटे एक जितने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। एक किसी एक चीज़ में अच्छा होगा, दूसरा किसी दूसरी चीज़ में अच्छा होगा। हम दोनों को कंपैरिजन, हम लोगों में कंपैरिजन भी आ जाता है ना। कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा बच्चा उसके प्रॉब्लम्स आएंगे, बिल्कुल लूज कर जाएगा। तो वो कहीं ना हम पेरेंट्स भी, हम कहीं ना कहीं पेरेंटल भी आ जाता है कि हम एक बच्चे को बार बार डांट रहे होते हैं, वो दैट्स वाई कि बच्चा साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो रहा है और फिर वो बच्चे के मसले आ रहे होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स की काउंसलिंग भी इस चीज़ में करते हैं। और जो तोतलापन है उसके लिए, तोतले में भी थेरेपी तो इसकी है, क्योंकि इसमें शुरू में ही बच्चा ना, इसमें प्लेसमेंट के मसले भी आ जाते हैं कि बच्चा शुरू में, बच्चे को आइडिया नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है तोतले का। मैं आपको ये बताती हूँ कि जब बच्चा लाडला होता है ना, हम पेरेंट्स भी बच्चे के साथ थोड़ा तो वैसे बोल रहे होते हैं लाड के साथ। ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है कि पेरेंट्स लाड के साथ बोल रहे होते हैं, वो बच्चा वैसे ही बोलना सीख जाता है। कह दिया मेरा पाला बच्चा, तो उसने पाला वही सीख लिया, उसे लफ्ज़ ही नहीं। वो उस वजह से भी बच्चा तोतला, फिर वो प्लेसमेंट उसकी फिक्स हो जाती है, फिर वो उसको हैबिचुअल मतलब बच्चा हो जाता है उस चीज़ का। दैट्स वाई कि उसको बाद में फिर बल्कि मतलब हम अमूमन कुछ लफ्ज़ अपने उर्दू के और कुछ बोलते हैं, और मुझे भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये गलत था, वो गलतुल आम हो जाता है। और गलतुल आम को इतना दोहराया जाता है, इतना दोहराया जाता है, जैसे देर आयद दुरुस्त आयद असल है, हम कह देते हैं देर से आना, मतलब वो ऐसे कोई लफ्ज़ को उर्दू में और तरह बोला जाता है, जबकि असल ये है देर आयद दुरुस्त आयद। वो अमूमन हमारे लफ्ज़ों में जुमले गलत कर दिए गए हैं, अल्फाज की जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत कर दी गई है, और वो चल रही है, वो जैसे चल रही है, फिर वो जितनी रेपिटेशन होती जाती है वो उतना ही फिक्स होके तो वो नॉर्मल होने लग जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम पेरेंट्स को घर में पता ही नहीं चलता हमारे बच्चे को मसले आ रहे हैं। ये स्कूलों में टीचर्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरे पास एक बच्चा आ रहा था 10 ईयर्स का, उसको 2 मसले थे, अटक के भी बोलता था, तोतला भी बोलता था, और किसी को नहीं पता था, और पेरेंट्स को नॉर्मल था क्योंकि उनको समझ आ जाती थी। तो जब टीचर ने ये चीज़, हमने फिर कैंपेन चलाई, हमने स्कूलों को विजिट किया, टीचर्स को एजुकेट किया, फिर टीचर्स ने हमें बच्चे रेफ़र किए, फिर हमें पता चला, मदर ने आके मेरे सामने कहा कि हमने तो इतने सालों में 10 साल का बच्चा हो गया, हमने नोट ही नहीं किया कि बच्चे को मसला आ रहा है। और इसे हम इस स्टांस में देख सकते हैं कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर ध्यान भी कम होता जा रहा है। एग्जैक्टली अगर वो इस इतनी सेंसिटिव चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, तो लेटर ऑन उस बच्चे को मुस्तकबिल के लिए पेरेंट्स ने क्या करना है। एग्जैक्टली अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा, जब आजकल हम लोग बच्चों को ना स्क्रीन टाइम, ये तो हम छोटे बच्चों की बात करते हैं ना, डिले में जाना और अर्ली इंटरवेंशन, इसी के साथ साथ जो अच्छे खासे बोलते हुए बच्चे हैं वो भी प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। ये जो आजकल की गेम्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि बच्चे इतने एग्रेशन में चले जाते हैं, इतना उस पर अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं गेम्स को, कि उन गेम्स की वजह से बच्चों में बोलने में मसले आ रहे हैं।
उससे क्या मसला आता है? उसमें ये होता है कि बच्चे लाइक ये देखें, मुझे तो इन गेम्स का इतना आइडिया नहीं है बच्चों को देखते हुए, लाइक पबजी है या कोई इसमें बच्चा भाग रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको एंग्जाइटी लेवल बच्चों का बहुत पीक पे चला जाता है। दैट्स वाई बच्चे साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो रहे हैं और बच्चे को बोलने में मसले आ रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नगमाना इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। कुछ बच्चों के बोलने और उनकी पेचीदगियों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि हमारे अमूमन माशरे के अंदर ये हो रहा है कि बच्चे कुछ मैं अमूमन एक लफ्ज़ बोल लिया कि बहुत सारे ये हमें सुनने को मिलता है कि बच्चों के अंदर बोलने की ताख़ीर हो गई है, कुछ कुछ चीज़ें जो वो ताख़ीर से कर रहे हैं इससे नॉर्मल लिया जाता है। नगमाना साहब, आप अभी ब्रेक के दौरान ये बता रही थी, एक नुक्ता बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि मैं ये पहले भी यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ प्रोग्राम के अंदर कि हमने साइकोलॉजिस्ट को नहीं अभी तक अडॉप्ट किया, हम उसे पागलों का डॉक्टर ही समझते हैं। Exactly. हम कहते हैं वो, बल्कि इवन हम जो थेरेपिस्ट हैं, जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, उन्हें आज मसाजिर कहते हैं, मालशिए कहते हैं। हमने माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दी किसी भी तर्ज की चीज़ को। एग्जैक्टली। आपके पास आने वाले बच्चों को पेरेंट्स लेके आए तो हमारे तो मौसम में मजाक, मैंने जैसे आपका हकलाना जब तोतला, हम इसे पंजाबी में थथा आ गया, ये ऐसे उल्टे अल्फाज अलकाबाज से उसे बुलाते हैं जिससे वो और डिप्रेशन में और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये कितना मुश्किल होता है एक पेरेंट्स के लिए आप तक पहुंचना। पीछे घर वाले कहेंगे बच्चे ने तो कुछ नहीं होया, तुसी की बच्चे नू करदे पे हो, आप क्यों बच्चे को लेके जा रहे हैं, बच्चा तो ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स को बहुत होता है मेरे बच्चे को कोई ना बोल दे। माँ बाप के लिए बच्चे से बढ़ के और लख बुरा होवे माँ ली सब चंद तो भी सोना। बिल्कुल, तो माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना या एक्सेप्ट करना। माँ बाप के साथ साथ मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मदर अकेली फादर को भी नहीं बता रही, छुप के थेरेपी करवाने आ रही है। जहाँ तक भी है कि इसके फादर अलाउ ही नहीं करते। एक और चीज़ मतलब कि बेटी है, इन्हें मैनू केड़ा कमा के देना है। तो मैं ऐसा केस भी मेरे पास आया था कि इन्हें केड़ा कमा के देना है, तू रहन दे, हो जाएगी आपकी ठीक। हाँ, और वो मदर इतना रोती थी। मेरे नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बेटियों के हुकूक के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई और उन्होंने मतलब ये मेरे ख्याल में ये वही सोच अभी भी जिंदा है जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देती थी। ये वही है, ये वही पेनिट्रेट कर रही है कि अभी भी हम बेटी को अपने लिए मतलब जिस रब ने, मतलब मैं अमूमन लोगों को कहता होता हूँ कि बेटी जो है वो बाइस रहमत है और रहमत का सवाल नहीं होता, लेकिन जो नेमत अल्लाह ने दी है बेटा उसका सवाल होना है, उसकी आजमाइश भी हो सकती है। बेटी आपके लिए बख्शिश ही और कुछ नहीं है। फिर उसके साथ साथ ये होता है कि चलें अगर फादर ने एक्सेप्ट कर लिया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती कि हमारे बच्चे को मसला आ रहा है। अगर फादर ने एक्सेप्ट कर लिया ना, बड़े अलाउ नहीं कर रहे होते, फिर उनसे छुप के आ रहे होते हैं कि मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। मसले हैं, देखें बुखार होता है, गला खराब होता है, हम दवाई लेने जाते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी अज़ा की मजबूरी है, उसके इलाज के लिए तो आप भाड़े हैं ना कि बच्चे से टांगे नहीं चल रही, तो आप जाके इलाज कहते हैं कि बच्चा चले। तो जुबान भी तो एक सबसे अहम जुज है जिससे उसने बोलना है, इजहार करना है, बल्कि हर चीज़ उसने उधर से अपनी बतानी है। वही चीज़ ना कि नहीं, हम एक सिंपल चीज़ लेते हैं कि हम फिजिकली बीमारियों को अगर बॉदर करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गला ख़राब है, कान ख़राब है, हम मेंटली बीमारियों को क्यों बॉदर नहीं करते? हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? या अगर बच्चे को बोलने में मसला है, हम उसको क्यों कह रहे हैं कि खैर है आप पे बोलने लग जाएगा? बगैर बोले गुजारा है। मतलब बच्चा जब तक माँ से दूध नहीं मांगता तब तक माँ दूध नहीं देती, ठीक है? सेम लाइक दैट, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, आप मुझे कैसे देंगे? बगैर कह नहीं सकूंगी, आप कैसे मेरे फीलिंग्स को समझेंगे? इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें ज़ुबान की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो लोग फिर जब बोल नहीं पाते तो उनकी समात भी मुतासर होती है, वो सुन भी वैसे नहीं रहे होते क्योंकि उन्हें पता होता है मैंने इसकी अदायगी नहीं की ना। बहुत सारे, बल्कि मैं तो, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, हम तो मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़े हम जैसे लोगों को स्पीच थेरेपीज़ की ज़रूरत है कि हम अपना इजहार नहीं कर पाते। साइकोलॉजी पूरी दुनिया में इसीलिए आज सबसे अहम मौजू है कि लोगों के अंदर डिप्रेशन बहुत कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पाते। ये भी एक अलग इशू है कि जब बोलना जो है वो आप अपना इजहार राय नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। मतलब यही चीज़ है कि जब हम कह ही नहीं पाते तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस, बहुत सारी एंग्जाइटीज़ वो हमारे अंदर रह जाती हैं, ठीक है? वो वैसे साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड अगर हम इस टॉपिक पे बात करें उनसे रिलेटेड, लेकिन ये मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस का एक पहला जुज है कि बोलना, आप इजहार करें, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चे को जब
अब देखें ना, मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चे इसलिए भी बोलना छोड़ जाएंगे कि पेरेंट्स लड़ते रहे, वो लड़ाई कर रहे हैं, दूसरे को चीख चला रहे हैं, बच्चा अपने दिल की बात नहीं माँ बाप को, तो मुझे भी यही पता नहीं ऐसे लड़ाई होगी। एक और एग्जांपल मुझे एक बच्चे की याद आ गई। ये हमारी टीचर ने हमें बताया था, 6 साल का बच्चा था, ऑटिज्म के साथ था नहीं, लेकिन वो ऑटिज्म बना हुआ था, यानी कि उसे ऑटिज्म नहीं थी? नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स दोनों अपनी ज़िंदगियों में इतने बिजी थे, वो दोनों की अपनी पार्टीज, किटी पार्टीज चल रही हैं, ये चल रहा है, बिजनेस चल रही हैं, दोनों जॉबियंस थे, तो बच्चे को कभी किसी ने बॉदर ही नहीं किया। दैट्स वाई कि अपने कज़न को देखते हुए कि उसको ऑटिज्म होने की वजह से अटेंशन मिलती है, मुझे अटेंशन मिलेगी, ओके, बच्चे ने यानी कि उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। और फिर ये मेरी टीचर ने हमें बताई थी बात, और फिर एक दिन मेरी टीचर ना उसके साथ काम कर रही थी, तो उसने कहा तू बुलवा ला, मैंने जिद्दा बुलवा सकती हैं। उन्होंने सुन लिया, फिर उसको पता चला कि ये तो बोलता है, फिर उन्होंने पूछा, फिर उसने बताया कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से खुद जानबूझ के ऐसा हुआ। यानी कि ये बहुत यूनिक और बहुत ही अजीब और बड़ी ड्रॉनी एग्जांपल है। और आप यकीन करें कि इस हद तक चीज़ें वर्स्ट हैं, हम इन चीज़ों को देख ही नहीं रहे। पेरेंटिंग आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत मतलब ना रॉन्ग वे में जा रहे हैं हमारे पेरेंट्स। मेरा ख्याल है कि ये बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव है, इस पे में हमने अल्लाह ताला को भी हिसाब देना है बच्चों का जाके, कि अल्लाह ताला ने कहना है मैंने आपको एक खाली पेज दिया था, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या लिखा है। बच्चे हमारे पास आए हैं ना, बच्चों की तरबियत का भी हमने हिसाब देना है। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, तो 25-30 साल जो सियाने थे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि औरत ने घर के अंदर कुछ कर दिया ना, कह दिया ना, तो आदमी का कोई इख्तियार नहीं था कि वो घर के कामों के अंदर बोले। औरत बाहर के कामों के अंदर मर्द को टोक नहीं सकती थी, और वो अगर कुछ कह भी देते थे तो सुना जाता था। अब बच्चे की तरबियत तो वहाँ होनी है कि माँ की अहमियत क्या है, बाप की अहमियत क्या है, बड़ों की, मतलब अगर किसी दादे ने किसी को कह दिया है, वहाँ बहू नहीं बोलती थी, बेटी नहीं बोलती थी। यहाँ तो आजकल रिश्तों की क्या ये भी इम्पोर्टेंट है कि रिश्तों का तकद्दुस, तकरीम जो है वो ख़राब होना भी इस पूरे एस्पेक्ट को कवर कर रहा है? कहीं ना कहीं कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि आप देखें जब बच्चों बड़ों छोटे की तमीज़ ही नहीं है, बच्चे हमारे छोटे होते हैं, वो मोस्ट ऑफ टाइम अपनी मदर्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, तो ये देखें ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं बच्चों को कहीं ना कहीं। देखा देखी छोटे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, बड़े बच्चों को देखते हुए छोटे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। तो सेम लाइक दैट कि हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बहुत बारीकी से सोचने की और इन पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी देखा कि अमूमन जैसे आप जॉबियन पेरेंट्स कह रही हैं, ऐसे मैंने देखा है कुछ बच्चे जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं बच्चे, वो बोल नहीं रहे होते क्योंकि पेरेंट्स जॉब पे कर रहे होते हैं, उन्हें स्क्रीन टाइम भी नहीं मिल रहा, वो या बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं या डे केयर में जा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का बोलने की स्पीड जो है हमारे बच्चों से बहुत डिलेड है। इसके अंदर भी कोई एस्पेक्ट रहता है? सॉरी आई कांट गेट योर पॉइंट। मतलब एक पेरेंट्स हैं, वो जॉब करते हैं, बच्चा जो है उन्हें स्क्रीन टाइम भी नहीं दे रहे, लेकिन उसकी स्पीच जो है वो लेट है। नहीं, आप ये देखिए पेरेंट्स ने जो बच्चों को टाइम देना है ना, वो आप दे दें, कोई और तीसरा, हर बंदे का, हर रिश्ते की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। पेरेंट्स ने जो टाइम देना है ना वो ज़रूरी है। आप लोग चीज़ें मैनेज करें, आप जॉबियंस हैं, दैट इज़ एन अदर थिंग, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर मेरे पास ये लाइए टाइम है, ये मैं अपने बच्चे को टाइम दूँ। बाप का टाइम भी ज़रूरी है, माँ का टाइम भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने एडजस्ट किया हुआ है कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, बहुत सारे लोगों ने एडजस्ट किया हुआ है कि आप डे टाइम जॉब मैं कर रहा हूँ तो आप इवनिंग में कर लें इतने आवर्स के लिए, ताकि हम इकट्ठा टाइम भी गुजारें, इस बच्चे के साथ भी पर्टिकुलर टाइम गुजारें, ताकि इसको कहीं भी कोई डिले या कुछ ऐसा महसूस ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे घड़ियाँ गुजरी हैं हम उसके अपने मौजू को जो है मज़ीद थोड़ा स्पैन बढ़ाते हुए आपके पास लेके आएँ, ताकि बहुत सारे सवालात, बहुत सारे इश्यूज़, और हम भी आप जैसे हैं आपके साथ होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पब्लिक क्वेश्चन हमसे डिस्कस होते रहते हैं, तो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा नगमाना साहबा, कुछ चीज़ें ये हैं कि आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमने पूरे मौजू को मुख्तलिफ तरीक़ों कार से जो है इसे देखा है। साइंस कौन से हैं स्पीच डिले के जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये हैं बेसिक के बच्चे को कोई स्पीच डिले है, ऑटिज़म है, टंग टाई है, ये चीज़ें हैं। बच्चा डेफिनेटली बोल नहीं रहा, ठीक है, उसके बाद बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा,
प्री स्पीच स्किल्स भी होती हैं बच्चे में, मतलब बच्चा टर्न टेकिंग नहीं है बच्चे में, सोशल प्ले नहीं है, बच्चा आइसोलेशन में ज़्यादा रहता है, एंग्जाइटी की वजह से। अभी ऑटिज़म में भी ये चीज़ें जा सकती हैं, ये डिले स्पीच में भी जा सकती हैं बच्चे की चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये वो फीचर्स हैं जो हम बच्चों में नोटिस करते हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, हेजिटेट है, सोशलाइजेशन बच्चे में इतनी ज़्यादा नहीं है, सोशलाइज नहीं करता, ठीक है, अपने एज फेलोज़ के साथ खेलता नहीं है, अकेला खेलना पसंद करता है, पीयर्स के साथ नहीं खेलता, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्रेसिव नहीं है चीज़ें, गेस्चर्स नहीं है, पॉइंटिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे पॉइंटिंग करके बता देते हैं ना, वो चीज़ चाहिए। जब बच्चा डिले में होता है वो पॉइंटिंग भी नहीं कर रहा, गेस्चर्स भी नहीं है उसमें। तो इस तरह मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो पेरेंट्स नोट करके तो इस पे हम मतलब सोच सकते हैं कि बच्चे को डिले में बच्चा जा रहा है और हम इस पे कुछ काम करें। अच्छा, क्या मेल और फीमेल में भी बोलने का कोई डिफरेंस है कि गर्ल्स लेट बोलती हैं, बॉयज़ कुछ लेट बोलते हैं, इसमें कोई है डिफरेंस? एज सच तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉयज़ थोड़ा लेट बोल जाते हैं, लेट बोलते हैं, बॉयज़ लेट बोलते हैं। गर्ल्स जल्दी बोलना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन बॉयज़ मोस्टली लेट बोलते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंटल एज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो एज है, वो मैंने पहले भी जैसे कि बताया है कि 2 ईयर्स का जब बच्चा है तो वो 200 वर्ड्स एंड 2 वर्ड मिला के सेंटेंस, 3 साल का अगर बच्चा है ये तो भी साइंस है। ये मतलब हाँ जी, साइंस है कि जिससे पेरेंट्स देख सकते हैं कि मेरा बच्चा डिले में है। अगर वो इतना नहीं बोल रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं मसला है। तो उसके लिए फिर आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है, आपको अपने जो फैमिली फिजिशियन है उसके पास नहीं जाना। एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ ठीक है, पेरेंट तो यही समझे ना, हमने बच्चों के डॉक्टर के पास जाना है, बच्चे को मसला है, हमारे नजदीक डॉक्टर के पास जाना है। हाँ जी, ये नहीं पता वो किस चीज़ का, लेकिन डॉक्टर को चले जाओ। अब फिजिशियन को चाहिए कि वो रेफर करें कि अगर मेरे पास बच्चा आ रहा है, उसको साइकोलॉजिकल मसले हैं या फिजियोथेरेपी का मसला है, मैं मल्टीटास्किंग नहीं हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं उसी में मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं पेरेंट को कहूँगी आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ये मसला मैं डील नहीं कर सकती। सेम लाइक दैट हमारे डॉक्टर्स को भी बच्चा रेफर करना चाहिए कि अब आपके ख्याल में वो नहीं करते? मोस्ट ऑफ टाइम नहीं करते, क्योंकि वो मदर्स आके बताती हैं कि 2 साल की या 2.5 साल की हमारी बच्ची थी, हम लेके गए हैं, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, सब्र करो, आप ही बोलना सीख जाएगी, 4-5 बार और आइएगा, 5-5 हज़ार रुपया फीस दीजिएगा, ठीक हो जाएगा फिर। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन कुछ डॉक्टर्स इस तरह करते हैं, वो रेफर नहीं करते। मेरा ख्याल है थोड़ा निकले इस चीज़ से, हमें रेफर करना चाहिए कि जिसका ग्राहक है उसको दे एग्जैक्टली। चले हमने जो वो उसके पास जाएगा तो एक तो बच्चे का भला भी हो जाएगा, फिर आप उस डॉक्टर को, इस मेरे लिहाज से मैं बड़ा कंसिडर करूंगा कि अगर उस डॉक्टर के मुनासबत मेरे बच्चे को इशू होगा फिर मैं जाऊंगा कि इसने मुझे गाइड अच्छा किया था। अच्छा, एक और चीज़ है, एग्जैक्टली टाइमली अगर हम गाइड कर देते हैं ना, पेरेंट दोबारा आपके पास आते हैं, ऐसा भी होता है। और एक और चीज़ है कि अगर हम लोग रेफ़र करने पसंद नहीं करते, कि मैं कहती हूँ कि मेरा बच्चा है ना, मैं ही बिहेवियर्स भी बच्चे के मैं ही देख लूँ उसको। ये ना ऑटिज़म में हम बात करते हैं, ऑटिज़म में बच्चे को नीड्स भी होती हैं, सेंसरी नीड्स, जिसको एक अलग प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। अब मैं कहूँ कि मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, मैं ही बच्चे के बिहेवियर देख लूँ, बच्चा मेरे पास आ गया, अब सारा कुछ इसका मैं ही कर लूँ, मैं बिहेवियर्स देख लूँ, मैं स्पीच देख लूँ, मैं उसकी सेंसरी नीड्स पूरी कर लूँ, तो वो बाकी प्रोफेशनल्स क्या करेंगे? बिल्कुल सही। सेम अब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वो कहे कि मेरे पास आ गया, अब ये सारा कुछ मैं कर लूँ, तो ये चीज़ें हैं कि हमें स्पेशलिस्ट को रेफर करना चाहिए। वो डिफरेंट है एग्जैक्टली। उसमें यूनिकनेस क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उसमें बच्चों को देखें, जैसा कि आप हैं, आपको हमसे समटाइम हमें कुछ खाने की क्रेविंग्स होती हैं, सेम बच्चों को सेंसेस की क्रेविंग होती हैं, लाइक सेंसरी नीड्स होती हैं बच्चों में, समटाइम ये हाइपर होती हैं, समटाइम ये हाइपो में होती हैं। ये सेंसेस से रिलेटेड जितनी भी हैं, इसमें बच्चों को टच का भी हो सकता है, कई बच्चों को टच अच्छा नहीं लगता, कई बच्चों को टच बहुत अच्छा लगता है, कई बच्चों को मतलब सर्दियों में कपड़े टच अच्छा नहीं लग रहा, तो दैट्स वाई वो कपड़े नहीं पहनते, वार्म कपड़े वो नहीं पहन रहे होते। सेम लाइक दैट कई बच्चे टीथ ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, टीथनिंग करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि उनको ओरल सेंसरी नीड्स होती हैं, तो ये कई बच्चों को स्मेल करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो सारे हैं ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डील करता है, ये मतलब। तो आप पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे प्रोग्राम भी इख्तिताम की तरफ बढ़ा, क्या मशवरा देंगे कि ये कितना है ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, कितने % तक बच्चों को होता है, और इसमें से कितने हैं जो आ जाते हैं और कितने हैं जो फिर भी इसे बस कहते हैं किक आउट, कोई नहीं, कोई इट्स नॉट अ बिग इशू? मैं यही कहूँगी कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे में मसला देख रहे हैं, प्लीज़ उस पर काम करें, ठीक है। और ये नहीं है कि थेरेपिस्ट के पास बच्चा चला गया तो बच्चा ठीक हो गया, पेरेंट्स को खुद भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। 45 मिनट का सेशन होता है, ये 30 मिनट का सेशन होता है, उसमें बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा। 23 घंटे बच्चा माँ के साथ है, माँ खुद इंटरेस्ट ले, माँ खुद सीखे,
ठीक है, और उसी के साथ साथ बच्चों पे काम करना शुरू करें। अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है, दैट्स वाई कि आने वाले टाइम में बच्चों की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आप ये देखिए कि ऑटिज़म की रेशो इतनी फैल रही है कि 30 में से एक बच्चे को ऑटिज़म है। Out of 31? एग्जैक्टली, ये मतलब इतना फैलता जा रहा है कि आने वाले टाइम में सुनने में ये चीज़ आ रही है कि आने वाले टाइम में हर गली में एक ना एक बच्चा ऑटिज़म का होगा। तो हम इस तो ये आपके पास कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिससे आप बच्चे को इस ऑटिज़म से स्पीच थेरेपी की करके निकालते हैं कि वो बोलना भी शुरू हो जाता है, एक्सप्रेशन भी शुरू कर देता है? अगर मैं कहूँ ना कि ऑटिज़म से बच्चा निकल जाता है, तो ये ऑटिज़म का टैग जब लग जाता है ना, तो ऑटिज़म निकलता नहीं है। ये ट्रीटेबल नहीं है, ये क्योरेबल है, ये मैनेज हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चा स्पीच डिले में है, बच्चे के कुछ फैक्टर्स हैं, बच्चे पे अर्ली इंटरवेंशन, 2-2.5 साल का बच्चा है, उस फ़र्ज़ करें स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चा इस चीज़ में गया है, बच्चे पे काम हो गया है, बच्चा बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, बच्चे को हमने उसमें से निकाल लिया है। लेकिन एक दफ़ा अगर बच्चा ऑटिज़म में गिर गया है, फिर वो मैनेज होगा, फिर वो ट्रीट नहीं होगा, क्योर नहीं कर सकते हम उसको ना। तो ये चीज़ है कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, बच्चे को मैनेज करें, क्योंकि मैनेज नहीं होंगी चीज़ें तो वो माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर से प्रोफाउंड की तरफ चला जाएगा। अगर वो ट्रीट हो जाएंगी तो बच्चा माइल्ड पे रह जाएगा या उस चीज़ से निकल जाएगा। क्या बड़े होकर ठीक नहीं हो जाता जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, माशरे में खुद जाता है, मतलब वो इस काबिल हो जाता है, समझ सूझ सब कुछ आ जाती है, तो फिर वो ठीक नहीं हो जाता? कुछ बच्चे ठीक हो भी सकते हैं, लाइक देखें जैसे हमारे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, हमारे जब हमारा टाइम था शायद तब भी ये डिसऑर्डर्स होंगे, हम लोगों में भी हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट एक्सपोर्ट बहुत थी होगी। हम लोगों का ना ये स्क्रीन टाइम नहीं थे, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और थे, हम लोग आपस में खेलते थे, बच्चे आपस में इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा। अब वो चीज़ें नहीं हैं, दैट्स वाई कि अब खुद से अगर हम कहें कि हल हो जाएगा तो वो उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो घर के अंदर कैसा माहौल हो कि ये इश्यूज हमें ना रेज हों, मतलब ये इश्यूज हमारे सामने ना आए? घर में ये माहौल हो कि बच्चों को, मतलब ये नहीं कि हर टाइम स्क्रीन टाइम पे लगे रहो, बच्चों के साथ इंगेज करें। मदर्स बच्चों को अपने साथ घर के कामों में इंगेज कर सकती हैं। फ़र्ज़ करें सब्ज़ी काट रही है ना, मटर बच्चे को दे दो, मटर निकालता रहो। स्क्रीन टाइम से बेहतर है बच्चा मटर निकालता रहे। बच्चा कहीं ना कहीं लगा तो हुआ है ना, मटर सीख रहा है, निकालना सीख रहा है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स पे काम हो रही है, कहीं ना कहीं बच्चों पे काम हो रहा है। डेफिनेटली। नगमाना इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी और सूदमंद गुफ्तगू आपके साथ हुई। उम्मीद है नाज़रीन को इससे फ़ायदा भी उठाया होगा, और किसी को भी अपने बच्चों के अंदर ऐसी कोई चीज़, सिम्टम्स, कोई साइंस नज़र आए होंगे तो वो इसका ख्याल करेंगे कि ये बच्चों के अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो कि हम खुद उसे कमी बना रहे हैं और वो लेटर ऑन एक बड़ा मसला बन सकती है, तो उसे कवर अप करें। दोबारा से एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।